हेलो स्टूडेंट। तो जैसे जैसे नीट का एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आई थिंक बच्चों में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ कि बच्चे इसे एंजॉय करना चाहिए। मतलब कि जैसे ईद होता है या दीपावली होता है तो लोग कैसे वेट करते हैं ना कि चलो उस दिन तो कुछ नया चीज करना है। तो ये तुम्हारे लिए खुशी का दिन है ना कि तुम्हें बच्चा जितना मेहनत किया है उसके बाद में उसी दिन देना है। उसके बाद तो मजे है, उसके बाद लाइफ में टेंशन फ्री हो जाओगे ना। तो उसी दिन के लिए सारा एनर्जी कंजर्व करके रखो, उस दिन तोड़ देना। ठीक है, बस एकदम टेंशन फ्री रहो, हैप्पी मूड में जाओ। अपने ऊपर भरोसा बस ये रखो कि मैंने 2 साल पढ़ाई की, मैंने 2 साल पढ़ाई की तो मैं 100% के रिजल्ट होना ही होना है। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़े उनको टेंशन है ना, तुम्हें किस बात का टेंशन है। चलो ठीक है, तो एकदम हैप्पी मूड में रहो, अच्छा खाना वाना खाओ और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 20 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिया नहीं, और लास्ट दिन तो और भी नहीं पढ़ाई करना है। लास्ट दिन एकदम टेंशन फ्री रहिए, बातें बातें कीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अभी बच्चा कुछ नया चीज एक्सपेरिमेंट अप्लाई नहीं करना है कि किसी भी बच्चा आपके सीनियर ने बता दिया कि मैंने लास्ट टाइम में ये वाला बुक पढ़ा था और इससे मेरे 650 आ गए। ऐसे एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। या कोई टीचर भी ऐसा बोल दे कि ये बुक लास्ट टाइम में बना लो, नहीं। लास्ट टाइम में बच्चा कॉन्फिडेंस का खेल है। जितना आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा वो उतना अच्छा जाएगा। यानी कि मैं तो कहता हूं कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इजी क्वेश्चंस बनाइए, क्योंकि उस दिन केवल मैटर करता है कॉन्फिडेंस आपका, और कोई मैटर नहीं करता। अगर उस दिन बिल्डअप होकर के कॉन्फिडेंस से पेपर दोगे तो पेपर अच्छा जाए। भले से डर जाओगे, हाई फाई क्वेश्चन कुछ बना दिया, मैं 10 क्वेश्चन अभी पूछ देता हूँ थोड़ा डिफिकल्ट, तो बेटा घूम जाओगे, घूम जाओगे। अरे ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये अगर आ गया क्वेश्चन तो ये बेटा डीप चले जाओगे, नीचे हो जाओगे। तो एकदम खुश रहो, कुछ भी नया चीज कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हाँ, अभी आप लोग कर ही रहे होंगे रोजाना, बच्चा 2 से 3 पेपर तो बना ही रहे होंगे आप लोग। हाँ, 2 से 3 पेपर तो बना ही रहे होंगे। और जहां पर भी थोड़ा सा भी ट्रिकी हो, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो, उस पार्ट के थ्योरी को जरूर पढ़ी ना। कई बार क्या होता है कि जैसे पिछले बार आ गया कि ये बताइए N2+3H2 जो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला है ना, ये अमोनिया बन गया। सबको मालूम अमोनिया बनता है, लेकिन वहां ऑप्शन में क्या था, ओनली अमोनिया। बच्चे ने पहला ऑप्शन मार दिया अमोनिया। अरे अमोनिया तो बनता है, सबको मालूम है, लेकिन ओनली अमोनिया गलत है। अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन भी बनता था। ये मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक कर दी। तो मैंने एक बच्चे से पूछा ना कि भाई सब बच्चा गलत किया, तूने कैसे सही कर दिया। हाँ, ऐसा क्या था भाई, मैं जिससे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन गलत कर रहे, ये क्वेश्चन गलत कर रहे ना, आखिर तूने क्यों गलत किया। इंटरेस्टिंग, मैंने उससे पूछा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो क्वेश्चन आया है इस बार सभी बच्चे ने गलत कर दिया, तूने कैसे लग लिया, तुक्का भी सही किया क्या। बोले नहीं। अब इस बच्चे की कहानी में सुनाता हूँ, इस बच्चे की कहानी में सुनाता हूँ। इसने कहां पर गलती किया और कहां पर बच्चा ओवर लीड लिया। ठीक है, इसने क्या बोला, सर जब भी क्वेश्चन हमने सिखाया गया कि जब भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं सर, लास्ट में ना उसके की पॉइंट को नोट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग के नीचे में ना सर हम अंडरलाइन कर लेते हैं, तो एक दिमाग में आ जाता है वो रॉन्ग पूछ रहा है। विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कितना खतरनाक है, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और हमें जल्दबाजी में हमें लग रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, यानी एक ही इनकरेक्ट होगा, 3 करेक्ट होंगे। और पहला ऑप्शन करेक्ट वाला पढ़ लिया, हमारा दिमाग बेटा फटाफट करेक्ट में मार दिया, ए आंसर कर। बाद में पता चला अरे मैंने देखा ही नहीं था कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, वहां तो मुझे लगा करेक्ट पूछ रहा है, पहला ऑप्शन मैच किया मैंने, कर दिया। फिर माथा फोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बच्चा इनकरेक्ट है, अंडरलाइन कीजिए। हाँ, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन ओनली से बच्चा जहां भी ऑप्शन में ओनली आए, जो भी की पॉइंट है उसको बच्चा अंडरलाइन किया कीजिए। ओनली बायो में बहुत खतरनाक क्वेश्चन ना, तुम्हें पिछले क्लास में ही बताया था। फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, ओनली काइटिन। बच्चा का ओनली काइटिन किया तो गलत किया, क्योंकि एनसीईआरटी मिलेगा काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड। हाँ, तो आंसर बोथ ए एंड बी में चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, पहला विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट करेक्ट है, आपने आंसर 1 कर दिया, लेकिन 2 भी तो करेक्ट हो सकता है ना, 3 भी करेक्ट हो सकता है ना, और 4th है बेटा ऑल द एबव। तो आंसर बेटा 4th होना चाहिए। ब्लड ग्रुप शो विच टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, 90% बच्चा गलत करता है। पहला ऑप्शन मिला को डोमिनेंस, बच्चा फर्स्ट ऑप्शन करेगा, आंसर टिक करके आ जाएगा। पहला बेटा बोला बोला मार दिया, गलत हो गया। क्यों,
क्योंकि सेकंड ऑप्शन है बच्चा कंप्लीट डोमिनेंस भी, आंसर थर्ड को जाएगा। ये नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा है, हमें दिमाग में फिट है कि ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, रट्टा मार गए। लेकिन ब्लड ग्रुप में कैपिटल आई, ए स्मॉल आई, हेट्रोजाइगस वाला, क्या ये कंप्लीट डोमिनेंसी नहीं करता? करता है, करता है। हमारा दिमागी काम नहीं किया, हम बाद में आकर के नहीं, अब तब तक गेम खत्म हो चुका है। इसलिए गेम को वही बनाए रखना है ना, बाद में सर ना फोड़ना पड़े। इसलिए एकदम ऐसे ऐसे कुछ ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं। तो जब भी कोई क्वेश्चन पढ़िए बच्चा, उसी बच्चे ने बताया कि उसको अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, which is an incorrect statement, which is a correct statement, which is not wrong। ये तो बड़ा खतरनाक बन गया, which statement is not wrong। अब बच्चा सोचे not wrong मतलब wrong नहीं है यानी करेक्ट। देखो कितना घुमा दिया। तो ऑप्शन में भी आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। टाइम लगेगा, बायो में टाइम दीजिए। जो बच्चे बोलते हैं ना 20 मिनट्स में कर लेंगे, 25 मिनट्स में टारगेट करके चल रहे, बेटा 4 क्वेश्चन अगर गलत हो गए ना, बैंड बच जाएगा। तुम्हारे पास नहीं है 4 क्वेश्चन गलत करने का। देखो क्वेश्चन आएगा 90 आउट ऑफ 90 एनसीईआरटी से, वो भी सिंपल क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं। 100% ये मैं लिख के देता हूं, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन टफ हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी में भी सिंपल स्टेटमेंट से रहेगा क्वेश्चन ना, चुन्नू चुन्नू टाइप का रहेगा। हो सकता है ऐसा पूछ दे 1-2 सालों के बाद, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे दादी का क्या नाम है, तुम किस गांव में रहते हो। कुछ दिन में ऐसा क्वेश्चन आने लगेगा नीट में, तो टेंशन मत लो। वो पुराना जमाना गया, 60% में टॉपर, अब बच्चा कितने में टॉपर किसी को नहीं मालूम। हाँ, तो ध्यान से सभी क्वेश्चन के की पॉइंट होते हैं। हाँ, और हर ऑप्शन को पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आंसर किया कीजिए। हाँ, कई बार बच्चे 1 या 2 भी गलती हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, चलिए, तो यही मैं कुछ ट्रिक्स देना था, पार्ट 1 में भी मैंने दिया था। सेकंड चीज, उस बच्चे ने कहां गलती की थी। उस बच्चे को ये लगता था कि पिछले बार 2020 में पेपर जो है उसमें एम्स ऐड हो गया, एम्स का एग्जाम बच्चा पहली बार नीट के साथ में मर्ज किया गया था, याद कीजिए पिछले साल। तो उस बच्चे को लगा दिमाग में, अपने मन से जो आपको भी लगता होगा, अपने मन से उसने दिमाग में बैठा लिया है एम्स आया है तो क्वेश्चन तो थोड़े टफ होंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे। तो उसने लास्ट के 1 महीने एनसीईआरटी को रिवीजन किया ही नहीं। उसे लग रहा मुझे एनसीईआरटी तो आता है, मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, कुछ चीजें पढ़ लेता हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी, क्योंकि एम्स इंक्लूड हो चुका है। यही गलती आप करने वाले हो। किसी बच्चों को लगता है सेक्शन बी ऐड हो गया है, सेक्शन बी ऐड हो गया है, सर थोड़ा डिफिकल्ट तो रहेगा ना पेपर, थोड़ा लेंथी तो बनेगा ना। अरे भाई नहीं करना, ये गलती नहीं कीजिए ना। जिस बच्चे का मैं बता रहा हूं उसके बच्चा 670 प्लस में मार्क्स होना चाहिए था ना, मतलब कि उसने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर दिए, लेकिन चुन्नू टाइप का क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि एनसीईआरटी बोला सर लास्ट में मैंने देखा ही नहीं था, 1 महीने में बढ़ा ही नहीं था एनसीईआरटी, तो मेरी गड़बड़ हो गया सर ना। तो उसके बच्चा 624 ही रह गए, 624 ही रह गए। तो समझिए 50 मार्क्स का घाटा हो गया बेचारे को, जबकि वो डिजर्विंग था, पूरा तैयारी करके गया था। चलो ठीक, उसने बोला कि पेपर सर अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो सर पेपर में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा सर वो 2 घंटे लगेंगे, 2 आवर लगेगा। लेकिन इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार ध्यान से, क्योंकि इस बार आपको 200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पिछली बार 180 मिला था, और आपको बच्चा सेक्शन बी पे क्वेश्चन ढूंढना है, 20 ढूंढना है, 20 में से 50 नहीं करने हैं ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम किल होगा, थोड़ा सा बच्चा टाइम किल होगा। सेक्शन बी को बहुत ध्यान से करना है, जो बनेगा एकदम बच्चा जिसपे 100% श्योर है वही कीजिएगा। थोड़ा सा डायलेमा वाला दूसरा, सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, मैं तो ये कह रहा हूँ सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा अच्छे से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट हो सकता है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, सारे पढ़िएगा, उसमें से टॉप 15 चुन करके बना लीजिएगा ना। ऐसा नहीं कि सर हमें टाइम ही नहीं मिला, बाद में देखा तो सर अच्छे क्वेश्चन थे जो 100% बच जा रहे थे, तब तक मेरा 15 पूरा हो चुका था ना। तो ये चीज से बचिएगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपको पेपर इसलिए आसान रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा है, 200 क्वेश्चन है तो पेपर थोड़ा सा आसान और दिया ही जाएगा। और मैं तो गारंटी लेकर के दे ही रहा हूं कि एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट बेस्ड ही रहेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन जहां पर बच्चा फंसा
restriction endonuclease. Which is correct about restriction endonuclease? ऑप्शन सारे मैच कर रहे हैं, ऑप्शन चारों मैच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है, और एक ऑप्शन था डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ता है। अरे जोड़ता है भाई, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का कहानी पूछ रहा है और तुम डीएनए लाइगेज का बता रहे हो। क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछ रहा है और तुम आंसर कर रहे हो डीएनए लाइगेज के बारे में। अब हो जाएगा सदाब सर खराब पढ़ाते, ठीक है भाई खराब पढ़ाता हूं। हाँ, तो अब वहां बस आ रहा है कि क्वेश्चन है भूपेंद्र सर कैसा पढ़ाते हो, तुम आंसर कर सदाब सर खराब पढ़ा देते। अरे भाई ठीक है, मैंने खराब पढ़ा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन आंसर क्यों किया? तुम्हें तो दूसरे टीचर के बारे में, भूपेंद्र सर के बारे में पूछा गया, आंसर मेरे में टिका दिया, लो बेटा। ऐसे में मैं खराब नहीं पढ़ा, तो इसलिए आंसर वो भी करेक्ट नहीं था। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो एकदम बुस्टअप रहो और आप एकदम टेंशन छोड़ दो, ज्यादा है बस एक बार। लेकिन बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा जरूर, मतलब एनसीईआरटी ऐसे करिए, पहला दिन डाइवर्सिटी पढ़ गए, डाइवर्सिटी में जो 4 चैप्टर है वो पढ़ लिया, सारे बच्चे एग्जाम्पल घोट गए, सारे एग्जाम्पल अच्छे से घोट गए। हाँ, पूरा बता रखा है आपको कहानी बच्चा। एनिमल किंगडम केवल एग्जाम्पल एनसीईआरटी का याद रखना, टीचर ने लिखा दिया होगा, कुछ भी लिखा दिया, ठीक है, इतना इतना मोटा नोट्स बनवा दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में जो है इतना कॉन्फिडेंट होके जाओ, अगर एनसीईआरटी से एवब क्वेश्चन आएगा छोड़ के आएंगे, छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं, फिर भी टॉप करोगे, फिर भी टॉप करोगे अगर छोड़ के भी आओगे तो। लेकिन एनसीईआरटी का सिली क्वेश्चन नहीं छोड़। तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूं, एक टफ क्वेश्चन आ गया, एक टफ क्वेश्चन आ गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गया, टफ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो बच्चे ऐसे भी 99% बच्चा नहीं बनाने वाला है, नहीं बनाने वाला है। तुमसे गलत हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमसे गलत हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तुमने एनसीईआरटी बेस्ड के एक सिंपल क्वेश्चन किसी तरह से सिली मिस्टेक में गलत कर दिए, तो बच्चा 18 लाख बच्चे उसे करेक्ट करेंगे, तुम इनकरेक्ट करोगे, तुम्हारा रैंक समझो कितना पीछे चला गया। तो अगर तुमने 2 से 3 सिली मिस्टेक कर दिए जो इजी थे, तो तुम्हारे 18 लाख बच्चे ऊपर, तुम नीचे। अब उसकी भरपाई करने के लिए टफ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, हाँ हाई फाई क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट होता है। इसलिए मेरा एक ही चीज है, अरे टफ क्वेश्चन आ जाए छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंपल मिस्टेक, सिंपल क्वेश्चन में जो इजी है उसमें सिली मिस्टेक मत कीजिए। सबसे बड़ा फंडा ही बस एग्जाम में यही सोचना कि बेटा सिली छोटे गलतियां नहीं करेंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन की गलतियां करेंगे ही नहीं करेंगे, जो एनसीईआरटी में उसमें कैसे गलती कर सकते हैं, तो इससे बस बचिएगा और कुछ नहीं करना है। चल, तो आज हम लोग बोला था पार्ट 2, एक पार्ट 1 मैंने बनाया था जिसमें डाइवर्सिटी वगैरह भरा, एक बच्चा पार्ट 2 आज थोड़ा सा करा देता हूं, जिसमें 12th के सेक्शन के मेनली जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स, ये इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि इससे बनेंगे लगभग 20 प्लस क्वेश्चन, 20 से तो ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। बच्चा जेनेटिक्स में डिटेल में मत जाइएगा, वो मुझे भी नहीं आता, पेडिग्री दे दिया ना तो टीचर से नहीं बने, हाँ, तो कोई एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ जेनेटिक्स क्या क्वेश्चन आने वाला है, मैं पक्का यही गेस कर रहा हूँ, तुम देखना जब एग्जाम हो जाएगा ना तो मेरा लेक्चर से मिला लेना, यही क्वेश्चन आने वाले। जेनेटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, उसमें डोमिनेंट कौन था, रिसेसिव कौन था, एक ही क्वेश्चन वहां से बनेगा, येलो और ग्रीन वाला, क्योंकि यहीं पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कहां पर वो डोमिनेंट ट्रेट था और कहां पर वो रिसेसिव ट्रेट था, बस यही पूछा जाता है। बाकी यार राउंड रिंकल किसे नहीं आता, हाँ, फ्लावर का वायलेट कलर होगा, व्हाइट कलर, ये किसे नहीं आता, टॉल डॉर्फ किसे नहीं आता, कंफ्यूजन है येलो और ग्रीन का, कहां डोमिनेंट ट्रेट है कहां रिसेसिव ट्रेट है, तो आपको आता है। 2 कैरेक्टर है, एक बच्चा पॉड का कलर है, एक सीड का कलर ना, आता है ना, सीड के कलर के लिए येलो डोमिनेंट होगा, ग्रीन रिसेसिव होगा, और पॉड कलर के लिए ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव होगा, देख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन बच्चा, मैंने शायद ठीक ही बोला, हाँ, ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजिंग होता है, ये बच्चा अच्छे से करके जाइए, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट, अब उसमें हाई फाई दिमाग मत लगाइएगा यार, जेनेटिक्स में थोड़ा होता है, बस सिंपल दिया 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट पे काम। ड्यूरेशन आपको याद ही है, नीट में आ भी चुका है, 7 ईयर का एक्सपायर 56 है 63, चलिए याद कर लीजिए।
अब आएगा रेशियो पे, तो बेटा कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा गड़बड़ क्या करता है। मोनो हाइब्रिड में अगर पूछा F1 का रेशियो बताइए, तो बच्चा 3:1 कर देगा, 1:1 कर देगा। हड़बड़ाहट, क्यों हड़बड़ाहट कर रहे हो यार? यही तो की पॉइंट है ना। पूछ दिया मोनो हाइब्रिड में F1 बताइए, F1 का रेशियो बताइए, बच्चा 3:1, 1:1। अरे भाई साहब, F1 पूछा रे बेटा, तुम बता रहे हो F2 का। F2 का फिनोटिपिक 3:1, F2 का जीनोटिपिक 1:1। पूछा F1 का है, तो F1 में क्या होता है, टॉल को डॉर्फ से किया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी 100% टॉल। टॉल और डॉर्फ का रेशियो कितना है, 1:0। बच्चा हो गया ना, और तुम हाई फाई में लगी हो। ठीक है, चलिए, तो मोनो हाइब्रिड से बच्चा एक क्वेश्चन बन जाएगा। मोनो हाइब्रिड से क्या पता चला मेंडल को? दो चीजें, लॉ ऑफ डोमिनेंस पता चला कि कैपिटल टी स्मॉल टी को छुपा देता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। सेकेंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता चला कि जब हमने मोनो हाइब्रिड का क्रॉस किया F2 में बेटा, टॉल के साथ डॉर्फ भी बन गया, टॉल के साथ बच्चा डॉर्फ भी बन गया। तो डॉर्फ क्यों बना? यानी कि एक पेरेंट से स्मॉल टी आया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आया, तभी तो डॉर्फ बना। यानी गैमेट्स बनाने के दौरान कैपिटल टी स्मॉल टी से अलग हो जाता है। यही बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F2 में टॉल और डॉर्फ का आना, टॉल के साथ डॉर्फ का आना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है। F1 में टॉल का बनना लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस दो ही लॉ बताए। अब मेंडल चाहते थे कि दो कैरेक्टर को मर्ज करके क्रॉस करे तो क्या होगा, जिसे आप डायहाइब्रिड कहते हैं। डायहाइब्रिड में बच्चा एक ही जगह कंफ्यूज होता है। सर F2 में जो 16 प्लांट बनते हैं, सर क्वेश्चन अगर आ गया कि ये सर ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने होंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने होंगे, सर क्या हमें 16 बनाना पड़ेगा? पूछेगा 16 में से ये प्लांट कितने हैं, ये प्लांट कितने, ये प्लांट कितने। तो अब बच्चा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बस एक रूल से 2 पावर n रूल लगा दीजिएगा, 2 पावर n रूल लगा दीजिएगा, where n is heterozygotes। यहां देखिए बच्चा, कैपिटल आर स्मॉल हेट्रो है, कैपिटल वाई स्मॉल हेट्रो, n is equal to 2, n is equal to 2, तो बेटा 2 पावर 2 4 होंगे, 16 में से 4 होंगे जो ऐसे जीनोटाइप वाले। यहां पर देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका वैल्यू 1 है बच्चा, 2 पावर 1, दो ऐसे होंगे 16 में से इस जीनोटाइप वाले। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आर एन का वैल्यू 1 है, n इज इक्वल टू 1, 2 पावर 2 बाई 16 हो गया ना। तो 16 बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको दूसरा भी शॉर्ट ट्रिक आता है। मैंने सबसे सिंपल ट्रिक बता दी कि कोई भी 16 प्लांट में से अगर पूछा जाएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, पूछ दे स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना है, बेटा कितना सेकंड लगा, 16 बनाते 5 मिनट लगता, और फिर बाद में बोलते फिजिक्स के 3 न्यूमेरिकल छूट गए, आते थे। तो तुमने अपना गधा दिमाग लगाया ना, गधा वाला दिमाग लगाया, बनाना क्या जरूरी है, कभी मत बनाना। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं कि तुम्हें स्क्वायर बनाने की जरूरत हो डायहाइब्रिड। इतना टाइम है क्या 3 मिनट 4 मिनट लगाने का? ठीक है, यहाँ पर बस देखा 2 पावर n लगाया, हो गया बच्चा। कितना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, n इज द लड्डू, हेट्रोजाइगस लड्डू है, तो 2 पावर 0, आंसर इज 1। हो गया ना, गड़बड़ नहीं कीजिए। चलिए, डायहाइब्रिड में रेशियो फिनोटिपिक जीनोटिपिक आता ही होगा, मेरे में से कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? हाँ, मेंडल ने सेकंड लॉ से प्रपोज किया इंडिपेंडेंट असॉर्ट में, यानी एक कैरेक्टर जब लिया था तो रेशियो 3:1 आया था। जब एक कैरेक्टर लिया, मोनो हाइब्रिड किया, एक कैरेक्टर के लिए 3:1। जब दोनों को मिक्सिंग कर, हमने सीड के शेप वाला कैरेक्टर लिया तो 3:1 है, हमने कलर वाला लिया मोनो हाइब्रिड किया 3:1 है। तो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो दोनों में उससे बेटा कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा, एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं जाएगा, इंडिपेंडेंट होगा, दोनों मिक्सिंग नहीं होगा, दोनों 3:1 में ही करेंगे, इसलिए रेशियो आ जाएगा बच्चा 9:3:1। गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए, इसमें रिकॉम्बिनेंट कितने हैं, तो 6 हैं। पेरेंटल कितने बच्चा, तो 9 कर देता है बच्चा, 9 + 1 10 पेरेंटल है और 6 बच्चा रिकॉम्बिनेंट है। यहाँ पर थोड़ा बच्चा गड़बड़ कर देता है। चलिए, अब एक क्वेश्चन जो पक्का मुझे गेस है कि ये टाइप्स ऑफ गैमेट निकालने के लिए आएगा। ये बताइए कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा,
ये बच्चा कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 100% आप लोगों को आता है। स्मार्ट बच्चे हो तो मेरे से इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा बच्चा लोग, मत कीजिएगा। कैसे निकालना होता है, 2 पावर n टाइप्स ऑफ गैमेट। बेटा नंबर नहीं पूछ रहा, नंबर तो करोड़ों में बनते हैं पॉल एंड ग्रेड। टाइप्स पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स पूछ रहा है, नंबर नहीं पूछ रहा है। तो 2 पावर n, यहाँ बच्चा हेट्रो, n हेट्रोजाइगस। ये बेटा n का वैल्यू 2, 4 टाइप्स के, n का वैल्यू 1 2 कैपिटल सी स्मॉल से, n का वैल्यू 3 8 टाइप्स के। यहाँ होमो कैपिटल सी स्मॉल सी, हेट्रो कैपिटल सी डी हेट्रो, n इक्वल टू 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। बेटा 4 तरह के बनेंगे। एक क्वेश्चन पक्का वाला आ जाएगा, पक्का वाला आ जाएगा। बाइफर्केशन रूल आपको आता ही है, उसे बना लीजिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, जेनेटिक्स में बच्चा 4 जगह पे फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक के इक्वल होते हैं, ये याद करके जाइएगा। जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक के इक्वल होते हैं जेनेटिक्स में 4 बार। बच्चे को लगता है एक ही बार होता है, हाँ बच्चा तो अपना दिमाग लगाते रहते हैं ना। एक होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंट, वही मिराबिलिस जलापा वाला आपने जो पढ़ा है, 4 o'clock प्लांट, कई सारे उसके नाम है, बहुत सारे नाम है, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा, ठीक है। एक और प्लांट है बच्चा, इसकी याद रख ली, सैड, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम और डी फॉर डॉग फ्लावर। सैड बेटा सुबह 4 बजे सैड हो जाता है, सुबह 4 बजे। ये अलग प्लांट है, 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलापा अलग प्लांट, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम में जस्ट डॉग फ्लावर। इनके अंदर में फ्लावर कलर में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखा जाता है। आपको मालूम है बच्चा, रेड को व्हाइट से किया पिंक बने, पिंक को पिंक से किया 1:1 का रेशियो आया। तो जीनोटिपिक भी 1:1, फिनोटिपिक भी 1:1। याद है ना, एक रेड 2 पिंक 1 व्हाइट, एक कैपिटल आर 2 बच्चा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बच्चा स्मॉल आर, ठीक। इसके अलावा कोडोमिनेंसी में भी ऐसा देखा जाता है, कोडोमिनेंसी में भी देखा जाता है, कोडोमिनेंसी में भी देखा जाता है 1:1 का रेशियो आएगा। ब्लड ग्रुप बच्चा ए बी कोडोमिनेंसी शो करता है, ए बी कोडोमिनेंसी शो करता है, क्रॉस कीजिए। एक बनेगा बच्चा ए, 2 बनेंगे बच्चा ए बी और एक बनेगा बेटा बी बी, तो ब्लड ग्रुप ए बी कोडोमिनेंस है। क्रॉस किया, रेशियो आया ना जीनोटिपिक और फिनोटिपिक 1:1, फिनोटिपिक भी जीनोटिपिक। तीसरा, आप सबको बच्चा ये इस साल का वीवीआई क्वेश्चन टेस्ट क्रॉस तो सभी को आता है। टेस्ट क्रॉस में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक सेम आते हैं, आपको मालूम है 1:1 जीनोटिपिक 1:1 फिनोटिपिक, सेम आ गए, जीनोटिपिक फिनोटिपिक सेम आ गए। अब ये बस सर 1:1 नहीं है, अरे मैंने क्या बोला, जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक के इक्वल कहां का होते हैं। चलिए फोर्थ नहीं पढ़ना है बच्चा, नहीं है आपको, बस याद रखना लीथल जीन नहीं है आपके सिलेबस में। लीथल जीन, जो जीन बेटा डेथ की तरफ ले जाए, जानलेवा जीन, मारने की तरफ ले जाए ना, तो कई सारे जीन है जो से पर्सन का डेथ हो जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, याद मत कीजिए। चलिए ठीक है, अभी आगे बढ़िए। हाँ, ब्लड ग्रुप शो विच टाइप्स ऑफ डोमिनेंसी, ये क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो बच्चा इस ऑप्शन को बहुत ध्यान से करना है। पहला होगा कोडोमिनेंसी, 90% बच्चा यही करके आएगा, जो ये वीडियो नहीं देखेगा गड़बड़ करेगा ही करेगा। हाँ, अरे ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंसी करता है कौन वाला, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी वाला, लेकिन ब्लड ग्रुप कंप्लीट डोमिनेंसी भी करता है, कंप्लीट डोमिनेंसी भी करता है। अभी बताया था बच्चा, जब हेटेरोजाइगस में कैपिटल आई ए स्मॉल आई कैपिटल आई बी स्मॉल आई। अगर क्वेश्चन आए ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है, तो बच्चा कोडोमिनेंसी। अगर पूछा ब्लड ग्रुप कैसा करते हैं, यानी सभी जीनोटाइप के बारे में बोल रहा है, तो कंप्लीट डोमिनेंसी। यहां पर बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मत कर दीजिएगा, सर आपने बोला था कोडोमिनेंसी और कंप्लीट, तो मैंने अपने मन से जोड़ दिया, तो बेटा लड्डू -1 मार्क्स हो जाएगा। हाँ, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप कितने जीनोटाइप, बच्चों वाला क्वेश्चन, 4 फिनोटाइप 6 जीनोटाइप, ये तो आता है। कैसे हम निकालते हैं, मल्टीपल एलील भी है ब्लड ग्रुप बेटा, कैसा है, मल्टीपल एलीलिज्म शो करता है, क्योंकि इसमें 3 तरह के एलील है, 3 तरह के बच्चे लोग एलील है, याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, और वो सब कैसे यूनिवर्सल डोनर, इस तो आता ही होगा, तो मेरे से कोई कर, लेकिन एक आएगा यार, मिस्टर कपूर है ये ब्लड ग्रुप, उनकी वाइफ है ये ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, आराम से टाइम लेकर के
स्क्वायर करके बना दीजिएगा। मिस्टर कपूर ही आजकल आते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपल सा प्लियोट्रॉपी पे कर लीजिएगा। एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी स्टार्च ग्रेन वाला दे रखा है बच्चा। ये जो बी नाम का जीन है वो स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल करता है और बच्चा शेप को भी कंट्रोल करता है। राउंड होगा, रिंकल्ड होगा, यही डिसाइड करेगा। बड़ा होगा, इंटरमीडिएट होगा, लार्ज होगा, वो भी यही डिसाइड करेगा, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी में बेटा फिनाइल कीटोनूरिया भी मेंशन है। अच्छे से याद करके जाइएगा, बच्चा मिस करके आता है, छोड़ देता है। या जो भी आपके सिकल सेल एनीमिया या जो भी है बच्चा, वो लगभग प्लियोट्रॉपी में ही आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी फिनाइल कीटोनूरिया पे स्ट्रेस देता है, याद कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। इसके अलावा पॉलीजेनिक, जब एक कैरेक्टर एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो, एक पेयर एक कैरेक्टर मेंडल, लेकिन एक पेयर से ज्यादा से कंट्रोल हो, जैसे स्किन कलर एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर से कंट्रोल हो रहा है। ह्यूमन बच्चा जब डॉक्टर अली आपने बनाया होगा, पहला क्वेश्चन यही बाउंसर पड़ा होगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, उस टाइप की बात है। हमारे मैक्सिमम जो कैरेक्टर वो पॉलीजेनिक ही है। हम मेंडल को फॉलो नहीं करते, मेंडल तो लकी था। प्लांट भी फॉलो नहीं करता, प्लांट के अंदर हाइट भी पॉलीजेनिक होता है। मेंडल तो लकी था कि बच्चा उसका मटर का प्लांट का हाइट मोनोजेनिक वाला था, न तो मेंडल वही तबला बजाते रह जाते। चल ठीक है। तो हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर एक से ज्यादा पेयर से कंट्रोल होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 7-8 जीन से 20 जीन से हो, अच्छी बात है। एक आध खराब हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2-3 भी खराब हो जाए, इसलिए आपका इंटेलिजेंसी, आपका हाइट, ना मेमोरी, ये सब बच्चा आपका पॉलीजेनिक ही होगा। चलिए अब आगे चले हम लोग। प्लियोट्रॉपी क्लियर हो गया। इसके अलावा बच्चा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से एक क्वेश्चन मस्ट बनेगा, टेंशन मत लीजिएगा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। सिंपल, ज्यादा टफ मत करो। देखिए ध्यान से सुनिए, दो क्रॉस को याद रखिए। एनसीईआरटी में 2 क्रॉस दे रखा है, उसका मीनिंग को केवल समझिएगा, डिटेल मुझे भी नहीं आता है, हटाओ। पहले क्रॉस में बच्चा, पहले क्रॉस में 2 जीन के बीच में दूरी बेटा, दूरी क्या है, कम है। पहले वाले क्रॉस में दूरी 2 जीन के बीच बेटा कम है, और दूसरे वाले क्रॉस में 2 जीन के बीच बेटा दूरी यानी डिस्टेंस ज्यादा है। सेकेंड वाले को फोकस कीजिए बच्चा, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। आया क्या समझ में? अगर 2 जीन के बीच डिस्टेंस ज्यादा तो दोनों आपस में एक्सचेंज यानी क्रॉसिंग ओवर ज्यादा कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज ज्यादा होंगे। इसी को कहेगा दूरी ज्यादा है, इसलिए लूजली लिंक्ड जीन है, लूजली लिंक्ड जीन है। यहां पर देखिएगा रेशियो बच्चा। चलिए पहले वाले को पढ़िए। पहले वाले में बेटा दूरी कम, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम, तो यहां पास क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस कम, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने कर लिया। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट भी कम बनेंगे, रिकॉम्बिनेंट कम बनेंगे। 2 जीन के बीच डिस्टेंस कम है तो वो टाइटली लिंक्ड है। बस बच्चा यहाँ पर रेशियो याद रख लीजिएगा, परसेंटेज। यहाँ पास पेरेंटल बच्चा 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3% है, बस इतना। यहाँ पर कितना है 68.2 शायद बच्चा, 68.2 ये शायद 37 पॉइंट कुछ है, जो भी है, ठीक है, वो याद रख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दूरी ज्यादा, बस इतना ही याद रखना। फिर से बोल दूं, बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, डिस्टेंस ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, तो रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जीन क्या होगा, लूजली लिंक्ड होगा, लिंकेज बेटा कम होगा। क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है यानी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यानी ताकत, लिंकेज जुड़ने की ताकत, लिंक मतलब जुड़ना, तो लिंकेज की ताकत कम हो गई, बस इतना याद रख लीजिए। चलिए बन जाएंगे इसे क्वेश्चन। फिर साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा कि मेंडल के रीडिस्कवर्ड किसने किया, ठीक है, आपको हुगो डी विरी, सेमार्ट एंड कार्ल कोरेंस मालूम ही है। फिर क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सटन एंड बोवेरी, याद ही है, ठीक है। पहली बार किसने लिंकेज पे बातें की,
नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट लिंकेज ना, ये बेटा बैटसन एंड प्यूनेट थे, स्वीट पी पे काम किया था, लेकिन डिटेल अगर पूछा जाए, डिटेल स्टडी किसने किया, डिटेल मैकेनिज्म किसने दिया ना, सेक्स लिंकेज किसने दिया, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। डिटेल स्टडी, डिटेल मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म, सेक्स लिंकेज, टीएच मॉर्गन। फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट बैटसन एंड प्यूनेट, स्वीट पी पे काम किया था। टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ड्रोसोफिला क्यों लिया, आपको अच्छे से आता हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। लेकिन बच्चा अगर आ जाए जीन मैपिंग किसने दिया, तो याद रखिएगा वो बच्चा मॉर्गन ने नहीं दिया था, वो दिया था आपके उसके स्टूडेंट ने। एस फॉर स्टूडेंट याद रख लीजिए, और रियल में स्टूडेंट ही था। स्टड इवेंट, केवल स्टूडेंट भी याद है तो बच्चा काम हो जाएगा। उन्होंने बताया जितना परसेंटेज आएगा क्रॉसिंग ओवर का, उतना डिस्टेंस होगा। ये बेटा 2 बार नीट में क्वेश्चन आ गया, एक ही साथ 2 क्वेश्चन। इनका बस डिस्टेंस कितना होगा, 2 जीन ए और बी, कितना डिस्टेंस होगा, कैसे निकाले, तो बोला कि रिकॉम्बिनेशन करा करके। रिकॉम्बिनेशन 1% रिकॉम्बिनेंट होगा तो 1 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा, 10% होगा तो 10 सेंटीमॉर्गन होगा, 30% होगा 30 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस होगा। एक बच्चा नोट में वीवीआई करके जरूर लिख लेना। अरे तुम कितना भी औकात लगा लो क्रॉसिंग ओवर का, क्रॉसिंग ओवर कितना भी औकात कर लो, 100% औकात कर ले क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट will be never exceed from 50%। मैक्सिमम बच्चा 50% है, 50% है। रिकॉम्बिनेंट या तो 50 होंगे या तो बेटा उससे कम होंगे, या तो उससे कम होंगे, कभी बेटा 50 से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी बेटा 50 से ज्यादा नहीं होगा। ये वीवीआई में लिख लो, ये क्वेश्चन आता है बच्चा, हड़बड़ी में गड़बड़ करता है कि 2 जीन के बीच, ए और बी के बीच बेटा 66 मैप यूनिट डिस्टेंस है, सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, दोनों में क्रॉसिंग ओवर बताइए। बच्चा बोलेगा 66 गिवन है तो 66 हो गया, कितना रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज 66 कर दिया, गलत। अरे डिस्टेंस कितना भी हो, 66 सेंटीमॉर्गन 66 किलोमीटर होता, तब भी रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज 50 से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा, मैक्सिमम बेटा 50 ही करेगा ना। पेरेंटल का परसेंटेज मिनिमम बच्चा 50 से 100 तक वेरी करेगा, 50 से 100 तक वेरी करेगा, ठीक है। सर ऐसा कहीं है जहां पर 100% पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट लड्डू बने, 0 बने, है मेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला में। इसलिए सेक्स पे भी डिपेंड करता है, क्रॉसिंग ओवर फीमेल में ज्यादा, मेल में कम, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, रेस पे भी डिपेंड करता है। आपको केवल डिस्टेंस याद रखना है, आपको केवल डिस्टेंस याद रखना है, बाकी चीज को छोड़ दो। डिस्टेंस से क्या रिलेशन है वो याद रखना है। डिस्टेंस बढ़ाइएगा क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए याद कर लिया। चलो अब हम लोग आगे चले, जेनेटिक्स थोड़ा लंबा हो गया। फिर यहां पास एक क्वेश्चन जो बन जाएगा आपको कि कौन सा डिजीज बच्चा मेंडेलियन डिसऑर्डर में, आपको बस ज्यादा हाई फाई नहीं याद करना है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन बच्चा ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कौन बच्चा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन बच्चा एक्स लिंक डोमिनेंट है और कौन बच्चा एक्स लिंक रिसेसिव है। इसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी में, बस वही, ज्यादा हाई फाई के चक्कर में मत रहिएगा कि मर्फन सिंड्रोम ना, तो सर डचिन तो लिस्क-निहान सिंड्रोम करते जाइए, नहीं बच्चा कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में एक्स लिंक रिसेसिव है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, हो गया बच्चा, कहानी खत्म। एनसीईआरटी में एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में ऑटोसोमल रिसेसिव है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, थैलेसीमिया है, ठीक है, और भी होते, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, ये होते, छोड़ दीजिए ना, जो एनसीईआरटी में वही कीजिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट बच्चा एनसीईआरटी में एक ही है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी ऑटोसोमल डोमिनेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक्स लिंक में बच्चा नहीं याद कर रहा है, वहां होता है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीएमडी, डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एक्स लिंक रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है। आजकल एक ट्रेंड बन गया, पिछले साल भी आया था, ये बताइए सिकल सेल एनीमिया में जो जीन खराब हुआ है वो किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। थैलेसीमिया में किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है बच्चा, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था, ट्रिक मेरा याद होगा।
अल्फा थैलेसीमिया कैसे होगा, किस क्रोमोसोम पे गड़बड़ी होगी, मैंने आपको बताया था। लिख लो बच्चा, स्पेलिंग अगर याद है तो, अल्फा थैलेसीमिया, सीमिया याद हो गया। कितने लेटर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 नंबर के क्रोमोसोम पे इसके जीन है, उसकी खराबी से होगा अल्फा थैलेसीमिया। ठीक सर, बीटा का भी ट्रिक बता दो। बीटा में बेटा बीटा मत लिखो, केवल थैलेसीमिया लिखो, थैलेसीमिया लिखो बीटा में। चलो बीटा लिख देता हूं, थैलेसीमिया। बीटा काउंट मत कीजिएगा, केवल थैलेसीमिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, स्पेलिंग देख लीजिएगा कुछ गड़बड़। 11 नंबर से बच्चा बीटा थैलेसीमिया हो गया ना। पिछले साल का क्वेश्चन था, सिकल सेल एनीमिया कैसे होगा। आपको मालूम है सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का बीटा चेन खराब होता है, और बीटा चेन बनाने वाला कौन सा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11 है, तभी तो बीटा थैलेसीमिया हुआ था। अल्फा तो बेटा 16 नंबर से हुआ था, इसलिए आंसर चला गया 11। एक बच्चे ने मैसेज कर दिया, सर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये। अरे मारूंगा थप्पड़ से, लिखा है ना रे भाई, थैलेसीमिया में लिखा है ना 11 नंबर क्रोमोसोम अल्फा हीमोग्लोबिन बीटा बनाता है, और यहाँ पूछा है सिकल सेल एनीमिया बीटा ही तो खराब होता है, तो आंसर 11 ही तो जाएगा, थोड़ा भेजा लगा यार। चलो तो ये क्वेश्चन करके आइएगा, एक चुन्नू सा वो सब क्वेश्चन आएगा कि माँ को डिजीज है फलना ढिकना, ये सब आएगा तो उसको बच्चा कर लीजिएगा। एक ही रूल याद रखिएगा ना, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस पे, अगर माँ को डिजीज है बेटा को होना मस्ट है। आपको बोला था ये माँ है, ये बेटा है, एक्स और वाई, ये बच्चा माँ है और ये उसके पापा है एक्स और वाई। पापा से बच्चा जो बेटा होता है वाई नहीं लेगा, हाँ वाई ही लेगा यार, वाई ही लेगा, पापा से वाई ही लेगा, माँ से एक्स लेगा। ये क्रोमोसोम एक्स की खराबी से, माँ में दोनों एक्स नॉर्मल, कैपिटल है, बच्चा नॉर्मल, बेटा नॉर्मल। माँ बेटा कैरियर, तो 50% चांस है डिजीज होने के, 50% नॉर्मल। माँ बेटा डिजीज, दोनों एक्स खराब, बेटे में तो आएगा ना, तो मस्ट है। चलिए पेडिग्री का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दे रखा है आपको, मैंने, या आप फिर से देख लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, पेडिग्री का शॉर्ट ट्रिक एक बार सुन लीजिएगा, मैंने आपको दिया है ना आपके व्हाट्सएप पे, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, 4 या 5 मिनट का बहुत अच्छा सा बनाया हूं मैं। चलो आगे चलिए। सर एनसीईआरटी में 2 पेडिग्री है, पेडिग्री 1, पेडिग्री 2। पेडिग्री 2 बेटा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर ऑटोसोमल रिसेसिव है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक, क्योंकि स्किप द जनरेशन हो रहा है तो रिसेसिव बीमारी हो गई। माँ को डिजीज है, बेटा नॉर्मल है, तो एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हुआ, ऑटोसोमल रिसेसिव। मैंने हमेशा बोला है पेडिग्री एलिमिनेशन मेथड से बनाइएगा। चलिए अब आ गया 1, इसमें कंफ्यूजन, ठीक है। आकाश के बुकलेट में देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया ऑटोसोमल डोमिनेंट, गलत नहीं है बेटा, करेक्ट है, लेकिन ये एक्स लिंक डोमिनेंट भी पॉसिबल है, ये पेडिग्री, ये बेटा ऑटोसोमल रिसेसिव भी पॉसिबल है, ये बेटा केवल एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल है, नहीं है। आप अगर करिएगा तो ये बच्चा पेडिग्री तीनों के लिए पॉसिबल है, ये मैं नहीं, बुकलेट के रेफरेंस से बोल रहा हूं, अगर आपके पास बुकलेट है तो चेक कर लीजिएगा। ये मैं नहीं बोल रहा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी पॉसिबल है। एनसीईआरटी ने केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट लिखा है, तो अगर ये आ जाए तो आप एनसीईआरटी को रेफरेंस लेते हुए ऑटोसोमल डोमिनेंट कर दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन ऑल द एबव आ जाए तो ऑल द एबव मार दीजिएगा। तो एक पेडिग्री को थोड़ा दिमाग में सेट करके जाइएगा, हो सकता है पेडिग्री अब याद थोड़ी ना रहता है, तो थोड़ा सा बच्चा इस पे स्ट्रेस दीजिएगा। चलिए फिर से बोल देता हूं, बुकलेट के अकॉर्डिंग ये बेटा तीनों पॉसिबल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, लेकिन एनसीईआरटी में केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट गिवन है। मैं मानता हूं कि है वो, लेकिन और भी पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। फिर बच्चा आपको जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना कि 2n+1 क्या हो गया, तो आपको याद रखना है बच्चा, पेड पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड डाउन है भी नहीं, केवल एनसीईआरटी में डाउन सिंड्रोम है बच्चा। मैंने ऐसे बता रखा है 13, 18, 21, क्रोमोसोम नंबर 13 पे एक्स्ट्रा आ गया तो पटाउ सिंड्रोम, 18 पे आया तो एडवर्ड, 21 पे आया तो डाउन। पटाउस है नहीं एनसीईआरटी में, एडवर्ड है नहीं एनसीईआरटी में, केवल डाउन है, केवल डाउन याद रखिएगा। 21 पे ट्राइसोमी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगी,
चलिए ठीक है, क्लाइनफेल्टर्स याद रखिएगा, ठीक है, 44+ यानी एक मेल में एक एक्स्ट्रा फीमेल का गुनाना, ठीक है। इसी तरह से टर्नर सिंड्रोम में 44+ टर्न बेटा, टर्न, स्पिनर है, टर्न करेगा बॉल, विकेट गिर जाएगा, विकेट गिर जाएगा। मैंने ऐसे ही याद किया था बेटा, लड्डू हो गया विकेट, लड्डू हो गया गिर गया। और डाउन, अरे भाई डाउन है तो एक्स्ट्रा ताकत होगा ना, तो ट्राइस होगी। अरे डाउन है वो तो डाउन क्या आम इंसान बन जाता है, डाउन में एक्स्ट्रा कुछ क्रोमोसोम होगा तभी तो गुंडा मवाली बना है, यानी कि ट्राइसोमी होगा 21st पे, ठीक है। क्लाइनफेल्टर्स ऐसा मेल जिसमें फीमेल गुण आ, इसके बच्चे कैरेक्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कहां फीमेल स्टेबिलिटी होगा, कहां पर कैसा होगा, बोन्स कैसे होंगे, थोड़ी इसके कैरेक्टर एक बार स्टडी कर लीजिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट जो आएगा वो कहां पर से करना है आपको, वो सब कि सर डिलीशन क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा आसान सा बनेगा, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं करना है। तो ये बच्चा जेनेटिक्स लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगा, एक मेंडल पे आएगा, एक बच्चा 100% टेस्ट क्रॉस पे आएगा। टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, बस यही करिएगा आंसर। टेस्ट क्रॉस होता है क्या, F1 into रिसेसिव पेरेंट, हो गया आंसर ना, तो ध्यान से पढ़ना है। आगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पहला टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, पहला बच्चा आंसर मार के एक गोला भर दिया, बाद में देख रहा है अरे दूसरा ऑप्शन में था F1 into रिसेसिव पेरेंट, पटक लिया सर। यही बेटा कॉन्फिडेंस जीरो करता है ना, यही बेटा कॉन्फिडेंस को थोड़ा घटाता है ना। चारों ऑप्शन पढ़िएगा, टाइम जितना लगे, टाइम जितना लगे ऑप्शन पढ़िएगा। टाइम बेटा इतना होता है ना कि पेपर 1.5 से 2 घंटे में बन जाते हैं, और तुम लोग रोते हो, भाई रोतने वाले कौन बच्चा है, स्क्वायर बनाएगा, 16 स्क्वायर बनाए, हाँ यहाँ पे चुनेगा, हाँ कैपिटल आर स्मॉल आर देख रहे बैठ करके, अरे चलो अब आ जाओ मॉलिक्यूलर बेसिस पे, अब आ जाओ बच्चा मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ध्यान से देखिए। मॉलिक्यूलर बेसिस में भी स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन आएंगे, डीएनए पे आएगा, चारगाफ रूल कौन फॉलो करता है, तो याद करिएगा बेटा जो केवल डबल स्टैंडर्ड फॉर्म हो, डबल स्टैंडर्ड फॉर्म हो, वो डीएनए हो या आरएनए, वो चारगाफ के रूल को फॉलो करेगा। चिन्नी सा क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज ऑफ ए इतना है तो परसेंटेज ऑफ जी कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ए 32 है तो परसेंटेज ऑफ बताइए सी कितने होंगे, बना लीजिएगा। मेरा शॉर्ट ट्रिक 50 - 32, 50 में से घटा दीजिएगा, 50 में से घटा दीजिएगा, हो गया बेटा 18%। चलो मैं तो ऐसे बना लेता। चलो सेकंड क्वेश्चन आएगा, ये बच्चा ये याद रखिएगा, इसके जो फीचर्स है डबल हेलिक्स मॉडल के, दो के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। बच्चा गड़बड़ करता है, गड़बड़ कहां करेगा सर, कहीं पर दे देगा एंगस्ट्रॉम में और कहीं दिया है ऑप्शन नैनोमीटर में ना, तो गड़बड़ होगा। ऐसे बोलेगा कि देखिए दो बेस पेयर के बीच जो डिस्टेंस है वो है बच्चा 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो बताइए ना 100 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, बच्चा 100 × 3.4 कर रहा है ना, 1 नैनोमीटर में आंसर आ रहा है, वो बच्चा नैनोमीटर में आंसर गिवन है, तो ऐसा भी चालाकी कर देता है एग्जामिनर ये चालाकी करता है। तो बेटा इसमें यूनिट का खेल है, यूनिट अच्छे से करिएगा, यूनिट बच्चा ध्यान से देख कर जाइएगा ना। चलिए बाकी आपको मालूम है 2 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होगा, 10 बेस पेयर होंगे, एक हेलिक्स का लेंथ यानी एक टर्न जो होगा बच्चा, एक टर्न जो होगा, एक टर्न होगा वो कितना होगा, सभी को अच्छे से मालूम है, ये कितना होगा 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, ये चीज याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन में ना लिखे तो आप मान के चलिएगा बी फॉर्म ऑफ डीएनए वाटसन और क्रिक वाला है, ऐसा सर आपने तो जेड फॉर्म भी बताया था, अरे बेवकूफ एनसीईआरटी में नहीं ना जेड फॉर्म, मत करो, आपको बी फॉर्म ही मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके रिसर्च वाले पे बनेंगे। फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया, ग्रिफिथ ने, डेट याद रखेगा 1928। एवरी मैक्लेड एंड मैकार्टी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट इनिशियल लेवल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया उस मॉडल को। बाद में हर्सी एंड चेस आएंगे, उन्होंने बताया रियल मॉडल, रियल में उन्होंने प्रूफ किया, फाइनल प्रूफ दिया, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, किसपे किया, बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। आईपीसी, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, उन्होंने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव कर दिया, S35 कर दिया, सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डीएनए को P32 कर दिया, यही था ना। चलिए याद रखिएगा, ध्यान से करना है। इसके बाद में 1953 में डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज कर दिया विद द हेल्प ऑफ
डेटा किसने डेटा प्रोवाइड किया? फ्रैंकलिन एंड विल्किंस ने एक्स-रे डिफ्रैक्शन मॉडल से। चलो ये याद होगा बच्चों है ना। जब डीएनए डिस्कवर्ड हो चुका है था बच्चा, रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ, एनसीईआरटी में गिवन है। एक जगह बच्चा थोड़ा सा ट्रैप होता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स स्टेबल क्यों है? एक तो दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है, स्टेबिलिटी तो दे रहे, स्टेबिलिटी दे रहा है, लेकिन दूसरा है बच्चा एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर पे स्टैक है, जुड़ा है, एक बेस पेयर, दो बेस पेयर, तीन बेस पेयर, चार पेयर, तो एक दूसरे पे जो स्टैक है बच्चा, इसी बेस पेयर से अंदर एक के ऊपर में जो अरेंज है उससे भी स्टेबिलिटी आती है। ये एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चा गलत मीनिंग निकाल लेता है। एक ये स्टैक, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इससे स्टेबिलिटी तो आएगी, लेकिन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जो स्टैकिंग है नाइट्रोजनस बेस पेयर का, उससे भी एडिशनल स्टेबिलिटी क्रिएट होता है, याद रखिएगा। चलिए फिर पूछा जाएगा डीएनए का रेप्लिकेशन मॉडल बच्चा किसने बोला था? आइडिया, सजेशन, वाटसन एंड क्रिक, बता रखा है ये सब चीजें। लेकिन अगर प्रूफ पूछा जाएगा तो आंसर पूछिएगा प्रोकैरियोट्स में मिजल्सन एंड स्टॉल, यूकैरियोट में बेटा टेलर। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में किया था, इकोलाई पे किया था। मॉडल कैसा था बच्चा? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट पे बेस्ड था, कोई रेडियो एक्टिविटी पे नहीं था, कोई रेडियो एक्टिविटी पे नहीं था, हेवी नाइट्रोजन थे बच्चा। बच्चा अपने मन से दिमाग लगा लेता है, ऐसे ऐसे महान बच्चे हैं यहाँ, अपने मन से सर N15 है तो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। अरे बेवकूफ, अगर रेडियो एक्टिव पे ही बेस होता तो सीजियम क्लोराइड की जरूरत क्या थी? फिर सीजियम क्लोराइड क्यों लेते हैं कि हेवी नाइट्रोजन नीचे रहेगा, ऊपर में हल्का वाला रहेगा, नीचे में इंटरमीडिएट, फिर तो रेस के थ्रू पता कर लेते। तो अपने मन से मत मान लिया कीजिए चीजें को, ठीक है। N15 हेवी नाइट्रोजन है, रेडियो एक्टिव नहीं है। यूकैरियोट्स का टेलर ने किया था विसिया फाबा पे, कैसे किया? नहीं एनसीईआरटी में, छोड़िए, गोली मारी, उनका रेडियो एक्टिविटी पे था, उनका रेडियो एक्टिविटी पे, तुम्हें नहीं सोचना है। चलिए अब इकोलाई में डीएनए का रेप्लिकेशन होने में कितना टाइम लगेगा ये याद रखना है। हाँ, एनसीईआरटी में गिवन है 18 मिनट, 18 मिनट याद कर लीजिएगा, 38 को गोला मार दीजिए, 38 गलत है, 18 मिनट एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का स्पीड दे रखा है एनसीईआरटी में, कितना है बच्चा? 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। एक डेटा आएगा ई कोलाई के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका बेस पेयर का नंबर बताइए, ह्यूमन बीइंग में कितने बेस पेयर है उसका नंबर बताइए। बेटा हैप्लॉइड में दिया है, डिप्लॉइड में नहीं दिया है, ठीक है, एन का वैल्यू दिया है। इसी तरह से बच्चा बैक्टीरियोफेज का दे रखा है, याद रखिएगा। सारे डीएनए डबल स्टैंडर्ड होते हैं ना, लेकिन फास्ट 174 बच्चा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्यूबी बैक्टीरियोफाज कैसा है, तो बच्चा नया एनसीईआरटी में जोड़ा गया है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, इसको देख लीजिएगा। मेरे तरफ से ये गेस क्वेश्चन है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज वाला मेरे तरफ से बच्चा गेस क्वेश्चन है, नया एनसीईआरटी में ऐड किया गया है तो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो सब लूज मत लेना, पढ़ लेना, कर्म करना। चलो इसके बाद में जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल, तो उसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना है ना। क्या दिया है एनसीईआरटी ने कि यहाँ पास बच्चा डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर 8 है इसके, 8 कौन कौन से भूल जाओ। ये डीएनए कितना है बच्चा? टन बोला है, तो ये वाला टर्म मत समझ लीजिएगा बच्चा, यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा गड़बड़ करता है, ये टन बोल रहा है क्या? नहीं, टन मतलब बेटा घुमाओ कितना किया, 1 टन ये हुआ, 3/4 टन ये हुआ, ये टन की बात कर रहा है, वो टन की बात नहीं कर रहा है यहाँ पास, डू नॉट कंफ्यूज। 1 and 3/4 टन या 1.75 टन हिस्टोन ऑक्टामर पे लपेटेगा, ठीक है। इसे लपेटने में इसे बच्चा क्लिप की तरह जोड़ने में हेल्प करेगा कौन? H1, तो H1 हिस्टोन ऑक्टामर का पार्ट नहीं। अब बन गया न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए एंड द H1 कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियोसोम। डीएनए में कितने बेस पेयर है? एनसीईआरटी का डेटा बच्चा 200 बेस पेयर, इसलिए एनसीईआरटी ने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। हमारे जीनोम में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे? तो हमारे अंदर में कितने हैं? हमारे अंदर में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं? ठीक है, तो कितने हमारे अंदर? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर हैप्लॉइड में ना, ऐसा ही कुछ है ना। तो 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर है डिप्लॉइड में, बाई बटा 200 से डिवाइड कर दीजिए ना, 200 बेस पेयर मिलकर के एक न्यूक्लियोसोम बनाता है, बाई बटा 200 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। पूछेगा प्रोकैरियोट्स में कितना न्यूक्लियोसोम होगा? थप्पड़ मारूंगा अगर गलत किया। प्रोकैरियोट्स में बेटा
हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम लड्डू होगा। आरबीसी में कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम होगा? लड्डू होगा, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होते। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। प्रोकैरियोट्स में कितना होगा? बच्चों मारे हुए हैं ना, क्योंकि ये पूछेगा डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, तो यूकैरियोट्स में होता है एस फेज, प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? जस्ट प्रायर टू डिवीजन। नीट का क्वेश्चन पेपर में था। चलो अब आ जाओ, डीएनए के रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होंगे? तो ट्रिक्स मालूम, ये सब आप भुगाना मत। रेप्लिकेशन की बातें करें, हमेशा बच्चा 5 से 3 होगा। ट्रांसक्रिप्शन की बातें करें, नए आरएनए बने 5 से 3 डायरेक्शन में होगा। ट्रांसलेशन की बात करें 5 से 3 होगा। अगर कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 5 से 3 होगा। पूरे चैप्टर 5 नया डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन के दौरान 5 to 3, नया आरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन में 5 to 3, नया प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? 5 to 3 हो रहा है। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कोडिंग स्ट्रैंड किधर है? 5 to 3 है। बस बच्चा 3 से 5 एक ही जगह पे है, एनसीईआरटी में गिवन है, वो है बच्चा टेम्पलेट स्टैंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा आपसे, ये क्वेश्चन आपसे आएगा। ये बताइए कि ना एमआरएनए पे सीक्वेंस कैसा होगा? जो एमआरएनए बना है 5 से 3, उसका सीक्वेंस कैसा होगा? बेटा 100% कॉपी होगा, 100% कॉपी होगा कोडिंग स्ट्रैंड के। जो कोडिंग में लिखा है बेटा छाप दो, बस कोडिंग में जहां थाइमीन है वहां यूरेसिल लिख देना। कोडिंग स्ट्रैंड के बच्चा सिमिलर होगा, बस बच्चा जहां कोडिंग में थाइमीन होगा यहाँ यूरेसिल। और जो आपका एमआरएनए वो बच्चा टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंपैरिजन में उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, जहां ए वहां यू, टी तो होता नहीं, जी है तो सी, सी है तो जी होगा। तो एमआरएनए टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग का आइडेंटिकल। चलिए हो गया, इतना याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाने के लिए देगा, वो तो कर ही लोगे, मेरे में से सभी को याद ही है, कोई टेंशन वेंशन वाली बात तो है नहीं। चलो अब यहां पास आएगा डीएनए से आरएनए बना। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज बेटा एक तरह के, यूकैरियोट्स में बेटा आरएनए पॉलीमरेज एट लीस्ट 3 टाइप्स के ना। ये सब बच्चों बहुत अच्छे से करके जाना। क्यों? प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव है, वो अकेला आरएनए पॉलीमरेज आरआरएनए बना देगा, एमआरएनए बना देगा, टीआरएनए बना देगा। हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेवर आरएमटी याद करा दिया है तुम्हें, आरएमटी आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा, एमआरएनए 2 बनाएगा, 3 बेटा टीआरएनए बनेगा। लेकिन थोड़े से एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन बनेगा, ना। अरे ऑल आरआरएनए इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमरेज 1 एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, वो आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। ये एनसीईआरटी में गिवन है ब्लैक पॉइंट से। आरएनए पॉलीमरेज 3 टीआरएनए तो बनाएगा, एसएनआरएनए भी बनाएगा और 5s आरआरएनए भी बनाएगा। एक्सेप्शन है तो क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, अब नहीं आगे बढ़ो। हाँ, यूकैरियोट्स में जो एचएनआरएनए से क्या होगा बच्चा? यहाँ पर कैपिंग हो जाएगा 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, टेल हो जाएगा पॉलीएटेल। नंबर याद रखिएगा 200 से 300 जितना दे रखा है, पॉलीएटेल याद रखिएगा। ये कैप हो गया कैपिंग, टेल हो गया टेलिंग। और बच्चा यहां पास याद रखना, यहां से यहां तक आपका ये बच्चा आपका है कोडिंग पार्ट, यानी यहां पास आया आपका स्टार्ट कोडॉन AUG और यहां पर बच्चा स्टॉप कोडॉन UAA। तो स्टार्ट कोडॉन से पहले जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, UTR कहलाएगा। स्टॉप कोडॉन के बाद जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन कहलाएगा। एनसीईआरटी में पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ UTR? आंसर बेटा इंक्रीज इफिशिएंसी, बस एनसीईआरटी में लिखा है, याद रखिएगा, इंक्रीज इफिशिएंसी ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। खत्म हो गया, कहानी द एंड। चलो अब करना क्या है ना, अब हमें करना है टीआरएनए से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा, तो याद रखना अडेप्टर का काम करता है। अडेप्टर दिखा दूं, ये अडेप्टर, ठीक है, अडेप्टर का काम करेगा। एक तरफ वो जोड़ेगा कहां से, एक तरफ कहां से जोड़ेगा? अडेप्टर मतलब चार्जर यार। एक तरफ कहां से जोड़ेगा? एमाइनो एसिड से। एक तरफ कहां से जोड़ेगा? वो ना एमआरएनए से। ये अडेप्टर एक को दूसरे से जोड़ने का काम करता है। फिगर याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, एनसीईआरटी में बना भी है, इस तरह का कुछ होगा। रफ फिगर एक बार बना के आपको दिखा देता हूं।
ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, यहाँ बच्चे याद रखना, यहाँ पर आपका 5' है, यहाँ बेटा 3 होता है। देखो ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में उल्टा फिगर है, S3 से 5' बेटा 5'। सबसे पहले ABCD में D आता है, तो यहाँ पर हो गया DHU लुक, D आता है ना, हाँ ठीक है, DHU लुक, और D के बाद T आता है, तो ये हो गया बेटा T साइज लुक। मैंने तो ऐसे ही याद किया था आज तक की। ABCD 5 to 3 पढ़िएगा, पहले अल्फाबेटिकल D आता है, DHU लुक, बाद में T आता है, T साइज लुक। ये बच्चा वेरिएबल लुक है, कोई फंक्शन अभी तक अननोन है, पता नहीं है, तो टेंशन फ्री हो गए। ये बच्चा हो गया एंटीकोडॉन, क्योंकि जो अभी mRNA आएगा उसके ऊपर में कोडॉन्स होंगे, कोडॉन्स को रीड करने के लिए एंटीकोडॉन्स होगा, इसलिए एंटीकोडॉन लुक कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, क्या कोई बच्चा लॉजिक है, 3' पे होगा OH, 5' पे फॉस्फेट, तो 3' पे OH, OH है, और एमाइनो एसिड पे क्या है बच्चा, कार्बन, एक तरफ से क्या है NH2 एमाइन, एक तरफ से H, एक तरफ से R, और एक तरफ से COOH। हाँ देखो, तो क्या है, tRNA पे OH है, ये वाला OH ध्यान से सुनना, ये वाला OH बच्चा एसिड से रिएक्ट करेगा, अल्कोहल और एसिड एस्टर बॉन्ड, 3' पे OH, एमाइनो एसिड में एसिड, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट किया, एस्टर बॉन्ड से जुड़ गया, केमिस्ट्री थोड़ा सा लगा दो याद हो जाएगा, यानी 3' से OH है, उसी से एमाइनो एसिड बाइंड करेगा। अरे 5' पे क्या फॉस्फेट से जोड़ेगा, 5' पे तो फॉस्फेट है, क्या फॉस्फेट से जोड़ेगा एमाइनो एसिड को, नहीं, याद रखिएगा। इसके कई सारे नाम है, 2D शेप में क्लोवर लीफ शेप का देखेगा, मेरी तरफ से सबसे गेस वाला क्वेश्चन है क्लोवर लीफ शेप का, 3D में दिखेगा एल शेप या इन्वर्टेड एल शेप का, याद रखिएगा, स्मार्ट बच्चा हो ही। ट्रांसलेशन से चाहे तो खतरनाक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन बनाएंगे नहीं। ट्रांसलेशन के स्टेप याद रखिएगा, एक्टिवेशन ऑफ एमाइनो एसिड, जो स्टेप मैंने आपको अच्छे से नोट कराया, 5 स्टेप आपको नोट कराया है, क्योंकि इस बार नीट के पेपर में आ चुका है। पहला स्टेप एक्टिवेशन होगा एमाइनो एसिड का, दूसरा क्या होगा, जो tRNA से उसको साथ में जोड़ा जाएगा, एमिनो एसाइलेशन होगा, कुछ चार्जिंग होगा, ठीक है। तीसरा बच्चा इनिशिएशन होगा, चौथा इलोंगेशन, पांचवा टर्मिनेशन। केवल बच्चा फर्स्ट वाले में ATP खर्च होगा, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फंसते हुए इस क्वेश्चन में। पहले में बेटा ATP होगा, यहाँ बेटा लड्डू, यहाँ बेटा GTP, यहाँ बेटा GTP, और यहाँ बेटा GTP, केवल ATP एक ही जगह खर्च होगा। एनसीईआरटी एक लाइन है, यहाँ पर बेटा जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम में 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाए जाते हैं, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है, याद करके जाइएगा, डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन आ जाएगा। 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन दिया होगा, मैंने बताया है 34, और नीचे में कुछ 50 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, दोनों को जोड़ करके 80 टाइप्स प्रोटीन इवन है। चलिए सेकेंड चीज, यहाँ पर जो दो एमाइनो एसिड के बीच जो बॉन्डिंग होगी, वो बॉन्ड कौन बनाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बनाएगा 23S rRNA। ये सुपर 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 वाला क्वेश्चन बन गया, ये तो बेटा पक्का छप चुका है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है। आरएनए एंजाइम की तरह काम करेगा, राइबोजाइम क्या काम कर रहा है, एमाइनो एसिड को जोड़ने का काम, इसलिए इसे पुराने जमाने में इसका नाम था पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। बाद में पता चला साइंटिस्ट, अरे ये तो आरएनए का बना है, तो इसी को राइबोजाइम भी कह दिया। पेप्टाइड ट्रांसफेरेज इज इक्विवेलेंट टू राइबोजाइम, ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो गड़बड़ नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, स्टॉप कोडॉन कौन, ये सब तो बच्चों वाला, इसमें गड़बड़ नहीं करोगे। कोडॉन के कौन कौन से फीचर होंगे, रट्टा मारी लिया है, नियरली यूनिवर्सल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, कोडॉन के फीचर बताइए, कोडॉन सर यूनिवर्सल इन नेचर, बड़े लट मारूंगा थप्पड़, नियरली यूनिवर्सल लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो देखा, अच्छा सा क्वेश्चन बता दूं, हाँ लगातार पढ़िएगा, कॉन्टिन्यूअस मैनर में पढ़िएगा, ठीक है। स्टॉप कोडॉन कौन है, स्टार्ट कोडॉन कौन है, स्टार्ट कोडॉन का डुअल फंक्शन है, वो एमाइनो एसिड को कोड भी करेगा और स्टार्ट भी कराएगा, मिथियोनिन को कोड भी करता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी इसके होंगे बेटा डीजेनरेसी, मैंने बताया ये गड़बड़ नहीं करना, ये बेटा गड़बड़ नहीं करना, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं, बॉटनी ही पढ़ाता हूं, इसका मतलब मैं स्पेसिफिक नेचर का हो गया, मैं अपना नेचर चेंज नहीं करूंगा, नॉन एम्बिगुअस, मैं अपना नेचर चेंज नहीं किया 1 सालों में, नॉन एम्बिगुअस ना। तो AUG बच्चा, AUG कभी अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, GUG कभी नेचर नहीं चेंज करेगा, एक्सेप्शन में मत जाओ अभी, हाँ UUU कभी अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, हो गया।
चलो सेकंड, मैं जहां भी जाऊंगा, असम हूँ, गुवाहाटी हूँ, लंदन हूँ, पेरिस हूँ, जहां मुझे आता है बॉटनी में बॉटनी ही पढ़ाऊंगा। अब मुझे चांद पे भेज दिया, वहां बॉटनी पढ़ने वाला नहीं है, तो थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। तो नियरली यूनिवर्सल, अर्थ के 206 कंट्री है, सब जगह मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ। एक आध कंट्री में नेचर थोड़ा बहुत चेंज हो चल सकता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रोटोजोन्स, फ्यू प्रोटोजोन्स लिखा है, नॉट ऑल प्रोटोजोन्स लिखा है यूनिवर्सल नेचर, ठीक है। और बॉटनी पढ़ाने के लिए आपके पास एक ही टीचर नहीं है बच्चा, आपके पास में बहुत सारे टीचर हैं जो बॉटनी पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि बॉटनी इज टॉट बाय मोर देन वन टीचर। एक अमीनो एसिड कोडेड बाय द मोर देन वन कोडॉन, इट इज अ डीजेनरेसी, इट इज अ डीजेनरेसी। जैसे मैंने राजा बोला था, एक राजा है, एक राजा है, और ये बच्चा वो राजा है, ये उसकी रानी है, रानी 1, रानी 2, रानी 3, रानी 4। लेकिन इस रानी का बच्चा यही राजा है, इस रानी का यही राजा है, इस रानी की यही राजा है, 3 वाले का यही राजा है। हर रानी का स्पेसिफिक ही राजा है, नेचर चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन उस राजा का कई सारी रानी है, उस राजा की कई सारी रानियां हैं, ये डिजेनरेसी। उस रानी का एक ही राजा है, ये हो गया स्पेसिफिक, नॉन एम्बिगुअस, नेचर चेंज नहीं कर। चलो ऐसा नहीं कि दूसरा दिन दूसरा राजा बना ले, ऐसा कुछ नहीं होगा, आज का जमाना नहीं है। चलो ठीक है। अब उसके बाद में तुम्हारा आएगा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन चिन्ह से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लैक ओपेरॉन में किसने ढूंढा था? जैकब एंड मोनेट ने, साइंटिस्ट का नाम याद रख लीजिएगा। ओपेरॉन बेटा केवल ही प्रोकैरियोट्स का फीचर है, बनाने दौरान मिला भी होगा। क्या होता है सर? ओपेरॉन क्लस्टर ऑफ जीन होते हैं। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज होता है। एंजाइम कौन कौन से बनते हैं? जेड से, वाई से, ए से। जेड से बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई से परमेज, ए से ट्रांसएसिटाइलेज। ऐसे ही चुन्नू चुन्नू सा क्वेश्चन आता है। लैक ओपेरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, तो बोलिएगा नेगेटिव रेगुलेशन एज वेल एज पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव बियॉन्ड है, हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन करता है। एनसीईआरटी में लिखा है नेगेटिव रेगुलेशन, एनसीईआरटी में डिटेल से गिवन। सब नेगेटिव कैसे हुआ? तो आपको याद है यहां पास आपका लैक आई जीन था, उसने बनाया था रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन आया, ऑपरेटर को ब्लॉक कर दिया। वो बड़ा था, भारी था बच्चा, बड़ा था, जाके फंस गया, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज अब आगे स्लाइड नहीं कर पा रहा है, तो सिस्टम ऑफ हो गया। तो रिप्रेसर प्रोटीन ने सिस्टम को क्या किया? ऑफ कराया। नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है सर। यहाँ पर एनसीईआरटी में कंफ्यूजन है कि यहाँ पर इंड्यूसर कौन होगा? लैक्टोज होगा या सर एलो लैक्टोज होगा? कुछ नहीं है। अरे लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, दोनों के बीच बॉन्डिंग 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जब वो चला जाता है अंदर में, तो अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है। एलो लैक्टोज में 1,6 बॉन्डिंग हो जाती है, सब कुछ सिमिलर, बॉन्ड थोड़ा चेंज हो गया, एलो लैक्टोज कहलाने लगा, थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो याद रखना है, इससे अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा ना। किसने दिया? जैकब मोनेट ने। केवल प्रोकैरियोट्स का फीचर है, केवल एक ही तरह का ओपेरॉन नहीं। वैलिन एमाइनो एसिड बनाना है, वैल ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, कई तरह के। ओपेरॉन क्या है? क्लस्टर ऑफ जीन। लैक ओपेरॉन पहला है बच्चा, एनसीईआरटी का लाइन है, ये सबसे पहला है, और इसके बाद ही बाकी डिस्कवर हुए, ठीक है। लैक्टोज इंड्यूसर की तरह काम करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेशन दोनों है, ठीक है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई परमेज, ए ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा। इसके अलावा आप रिसर्च करते रह जाते हो बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन चुन्नू टाइप का आ जाता है, आप गलत कर देते हो। चलो इसके बाद चलो, तो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चा अच्छे से उसके जो भी बातें हैं उसको एनसीईआरटी बेस पे केवल पढ़ लीजिएगा। जो भी कहानी के फॉर्म में एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, लेकिन क्रोमोसोम 1 बड़ा होने के चलते ना 13 ईयर में कंप्लीट हो चुका था, ये तो पहले मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन 2000 यानी 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया क्रोमोसोम 1 को पढ़ने के लिए। स्टार्टिंग में अमेरिका को लगता था मैं खुद से पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में उसे डेवलप कंट्रीज की जरूरत पड़ गई, तो उसमें कुछ बच्चे बातें थे ELSI, तो तुम एलाइजा मत पढ़ लेना, वहां जाके पूछ रहे ए लगता है स्पेलिंग गलत लिखा है, ELSI लिख दिया, हमने तो एलाइजा पढ़ के आया है, तो लगता है क्वेश्चन में मिस्टेक है और हमें बोनस मिल जाएगा, बेटा थप्पड़ पड़ेगा। ELSI एनसीईआरटी में दिया है, इथिकल लीगल इश्यूज, इथिकल इश्यूज करके वापस दिया है ELSI करके, एलाइजा बायोटिक का पार्ट है। हाँ, तो अपने मन से कुछ गड़बड़ नहीं करिए। क्रोमोसोम 1 बड़ा था, इसके जो भी फीचर्स है, क्रोमोसोम 1 सबसे बड़ा था, कितने जीन थे? 2968 जीन थे, टोटल जीन कितने थे, एवरेज साइज कितना था, ये सब बच्चा जो भी दिया है बस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेंगर्स का टेक्निक यूज किया गया, 2 मेथड थे, एक रैंडम मेथड था, डीएनए को काटो और सभी को पढ़ लो तुम्हारी तरह,
एक बुक लो, पूरा बुक पढ़ जाओ, पूरा बुक पढ़ जाओ ना। ये था बेटा रैंडम मेथड। दूसरा था, अरे जो एग्जाम में आएगा वही टॉपिक पढ़ेंगे ना, जो एग्जाम में आएगा वही टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो इनसे साइंटिस्ट ने बोला जो एक्सप्रेस करेगा वही पढ़ेंगे, जैसे आरएनए बनेगा प्रोटीन वही पढ़ेंगे, ईएसटी एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग ना। फिर कैसे किया गया, तो डॉक्टर सेंगर्स का टेक्निक था डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मेथड, नहीं जानना है आपको, बस एक मशीन था जिसके चलते हम न्यूक्लियोटाइड को पढ़ सकते थे कि पहला एडेनिन है कि गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और वो पॉलीमॉर्फिज्म में मत जाइएगा ना तो फंस जाइएगा कि दोनों को कैसे जोड़ा गया, कैसे किया गया, तो वो वाला थोड़ा सा पार्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आपको समझ में आसानी से नहीं आता, लीव कर सकते हो, किसी को समझ में नहीं आता, छोड़ दो। आगे चलो, तो वहां पर जो भी फीचर्स है वो एसएनपी क्या होता है ना, आपके डीएनए का मैक्सिमम पार्ट क्या है, कितने परसेंट पार्ट फंक्शनल है, कितना पार्ट रिपीटेटिव डीएनए, अच्छे से कर लीजिए, ठीक। बाद में बच्चा फिंगरप्रिंटिंग थोड़ा सा खतरनाक टॉपिक है, तो मैं कहूंगा कि आप लास्ट वाले टॉपिक को थोड़ा सा टाइम दे करके एक बार एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा। स्टेप्स पूछा जाता है बच्चा, टेक्निक्स में पूछे जाते हैं, बाकी वो किसी को नहीं आता, वो पीएचडी लेवल का है, वो रियल में माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, वीएनटीआर, ये सब एकदम इंटरनल चले जाओगे ना तो वो बच्चा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसे तुम्हें पीएचडी लेवल के लिए छोड़ दी। तुमसे जो पूछा जाएगा मैं बातें कर देता हूँ। वीएनटीआर का साइज कितना है, एनसीईआरटी में गिवन है, वो रट्टा मार लेना है, ये मेरे तरफ से बीबीआई क्वेश्चन है, गेस्ट क्वेश्चन। वीएनटीआर का साइज कितना है, ये बेटा रट्टा मार के जाना। चलो, फिर फिंगरप्रिंटिंग में स्टेप कौन कौन सा है, तो वही बच्चा, सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन, डीएनए का सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, पीसीआर से उसे एम्पलीफाई कर देंगे, फिर एंजाइम से उसे काटेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रन कराएंगे, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, उसे हम लोग बफर डाल करके, एनओएच का सॉल्यूशन डाल करके उसे हम लोग डीनेचर कर देंगे, सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया। फिर उसे हम लोग पेपर पे, नायलॉन पेपर पे ट्रांसफर करेंगे, ब्लॉटिंग करेंगे, ये क्वेश्चन बन जाता है। डीएनए अगर होगा तो साउदर्न ब्लॉट, आरएनए होगा तो नॉर्दर्न ब्लॉट, और प्रोटीन होगा बच्चा तो वेस्टर्न ब्लॉट कहेगा। लिपिड के लिए हम लोग ईस्टर्न नहीं यूज करते हैं, ठीक है, बोल दिया जाता है लेकिन नहीं यूज करते। चलिए, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोब यूज करेंगे ना। प्रोब का डिफिनीशन पूछ लेगा तो याद रखिएगा, प्रोब इज ओलिगो, ओलिगो मतलब फ्यू, ना छोटा ना बड़ा, ओलिगो सैकेराइड याद कीजिए, फ्यू, ना छोटा ना बड़ा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड है, यानी न्यूक्लियोटाइड का लाखों मॉलिक्यूल नहीं, 100 के आसपास, 20-30 हो सकते हैं यार, 20-30 न्यूक्लियोटाइड होंगे, बट दे आर रेडियो लेबल्ड, उसके अंदर जो फॉस्फेट है उसके अंदर में रेडियो एक्टिव 32 जोड़ दिया, यानी रेडियो लेबल्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और वीएनटीआर का कॉम्प्लीमेंट्री है, इट इज अ प्रो। प्राइमर, प्राइमर याद रखिएगा बच्चा, वो भी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ना, लेकिन वो रेडियो लेबल्ड नहीं होता। प्राइमर जो पीसीआर में यूज कीजिएगा वो रेडियो लेबल्ड नहीं होगा, प्रोब रेडियो लेबल्ड होगा, प्रोब रेडियो लेबल्ड होगा, प्राइमर रेडियो लेबल्ड नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर क्या करना है, ठीक है, अब क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कर लेंगे, हम लोग एक्सरे फिल्म पे देखेंगे, एक्सरे फिल्म पे देखेंगे इमेज कैसा बना, जिससे हमें पूरा का पूरा एक पैटर्न पता चल जाएगा, फिर हम पैटर्न को दूसरे से कंपैरिजन करके पता कर सकते हैं। चलो, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। तो आई थिंक ये 2 चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लग गया, ये थोड़ा सा चैप्टर टाइम मांगता था, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलो, तो नेक्स्ट डे हम लोग बातें करेंगे आगे में, बायोटिक का कर लेंगे एक दिन, और इकोलॉजी पे कर लेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के लिए एक दिन कर लेंगे, तो 3-4 क्लासेस में आपका लगभग पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर बायोटिक की बातें कर भी लो ना, बायोटिक में बच्चा ज्यादा टाइम देना नहीं है, आसान सा चैप्टर है, सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, तुम डिफिकल्ट उसे बना देते हो ना, कि सबसे पहले वही पूछा जाएगा, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसने, कौन सा था, जो बच्चा हिंड 2 है, ये याद रखिएगा। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता कौन है, तो बोलिएगा बैक्टीरिया बनाते, सर्टेन प्रोकैरियोट्स बनाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर वायरस अटैक करने वाला होता है, तो वायरस के डीएनए को काटने के लिए, वायरस के डीएनए को डिग्रेड करने के लिए ना, बैक्टीरिया क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बनाता है ना। तो अभी तक कितने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल चुके हैं, जो भी दे रखा है बच्चा, एनसीईआरटी में डाटा दे रखा है, कितने स्ट्रेन से मिले हैं, नोमेनक्लेचर अच्छे से कर लीजिएगा, कि फर्स्ट लेटर जीनस है, सेकंड 2 लेटर स्पीसीज है, जो 4th लेटर है बच्चा स्ट्रेन है, वो जरूरी नहीं कि लिखा जाए,
और जो न्यूमेरिकल वर्ड है वो बेटा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी नहीं, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है। ठीक है, सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, कोहेन एंड बोयर ने। कैसे बनाया आपको बता रखा था, एक जगह से उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ले लिया, दूसरे वाले बैक्टीरिया से उन्होंने मर्ज कर दिया, हाँ, और उन्होंने ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। पहला ऐसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काटते हैं, तो बेटा वो पूरे डीएनए को पहले स्कैन करते, वो पूरे डीएनए को बच्चा स्कैन करते, जहां से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिख जाए स्पेशल वाला, जैसे यहाँ पर मिल गया बच्चा GAATTC, GAATTC मिल गया, GAATTC आपको मालूम है पैलिंड्रोमिक, तो वो क्या करेंगे, पहले स्टैंड का जी और ए के बीच कट मारा, तो दूसरे स्टैंड के भी बच्चा जी और ए के बीच ही कट मारेंगे। हाँ, यानी कि हिंड, मैंने ये इकोरवन की बात की, हिंड 2 का अलग होगा, पहले वाले स्टैंड के 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच जहां कट मारा, दूसरे स्टैंड में भी 2 न्यूक्लियोटाइड उसी को कट मारेंगे ना। तो ये याद रखिएगा, ये कैसा इंड बनेगा, ब्लंट इंड बनेगा या स्टिकी बनेगा। आपको बता रखा है, अगर यहाँ पास तिरछा कट मारा, इस तरह से कट मारा तो स्टिकी बनेगा, अगर आपने सिमेट्रिकल कट मारा, यहां से कट मारा होता तो ये बच्चा ब्लंट बनता ना। तो बायोटिक में मिली हम लोग स्टिकी ही यूज करते हैं। आपको उतना डिटेल में नहीं जाना है कि हिंड 2 का क्या होगा, इकोर1 का क्या होगा, बाम H1 का क्या होगा। कभी पागल टाइप का एक आध क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, आपको इकोर1 केवल याद रखना है, एनसीईआरटी में केवल इकोर1 है, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। चलो ठीक है, इसके अलावा बायोटिक मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, तो वो सब बच्चा थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। पीसीआर में 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, ये याद रखिएगा ना। एक पूछेगा 30 साइकिल के बाद कितने बन गए, एनसीईआरटी में डेटा मेंशन है, 1 बिलियन कॉपीज कर दीजिएगा। फिर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन है, तो वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस है, उसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है, याद रखिएगा। कॉम्पिटेंट सेल बनाना है, क्या डालेंगे, तो हम डाइवेलेंट केटाइन कैल्शियम डालेंगे। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डालना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन है ट्रांसफॉर्मेशन का, हीट एंड शॉक मेथड। प्लांट है तो उसके अंदर में कौन है, किसे करते हैं आप, जो आप बम्बार्डमेंट से करते थे, जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड करते थे। एनिमल्स के अंदर में आप, मैंने पूरा अच्छे डिटेल से आपको बताया बच्चा कि वहां पर हम लोग माइक्रो इंजेक्शन मेथड से यूज करेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी है, कई सारे मेथड है, ये सब पूरा आपको डिटेल से बताया रखा है। डिसआर्म्ड पैथोजन क्या है, जो पैथोजन हमें डिजीज कॉज करे, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उसे डिसआर्म्ड कर दिया। बायोटेक मेरे से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इस साल प्ले करने वाला है, क्योंकि बच्चा हम लोग कोविड के चलते बायोटेक पे ही तो पूरा डिपेंड हो गए। कोरोना का टेस्ट बायोटेक ही देता है, आरटीपीसीआर। और कल, आज मैं अभी 1 घंटे पहले न्यूज़पेपर में देख भी रहा था, इंडिया ने बेटा नया एक वैक्सीन डेवलप किया है, डीएनए वैक्सीन। अभी तक पूरे वर्ल्ड में आरएनए वैक्सीन बन रहे थे, अब बेटा इंडिया ने कल डीएनए वैक्सीन बनाया है। मैं सोच रहा था इतने दिनों से आखिर बनाया क्यों नहीं, कुछ नहीं किया गया है। टेक्निक आपको आता है, बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या किया है, प्लाज्मिड ले लिया, ज्यादा दिमाग मत लगेगा, प्लाज्मिड को कट किया और इसके अंदर में कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल के कुछ पार्ट्स को, कुछ जीन को ऐड कर दिया। कौन सा जीन है, जो बच्चा स्पाइक प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाने वाले के जो जीन होगा उसको यहाँ ऐड करिए। सो अब तो कोरोना वायरस में जेनेटिक मटेरियल से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, अरे बेवकूफ, तो उसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। उस जीन को, एक्स नाम के जीन को, मान लो उसका स्पाइक वाला जीन का नाम एक्स था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना दिया, पीसीआर कराया, करोड़ों कॉपीज बन गए, करोड़ बिलियंस कॉपीज बन गए। अब उन्होंने क्या किया, प्लाज्मिड के अंदर मर्ज कर दिया और ये इंसानों के अंदर डाला जा रहा है, तुम्हारे अंदर डाल दिया जाएगा। हाँ, डीएनए डाल दिया गया, ठीक है। और कहा जा रहा है ये जो डीएनए है जाकर के क्या करेगा, ये जो डीएनए चला गया आपके बॉडी के अंदर में, ये आरएनए बनाएगा और आरएनए राइबोसोम से जुड़ेगा और बच्चा प्रोटीन बनेंगे। और ये प्रोटीन कौन वाला बनेगा, स्पाइक प्रोटीन बनेगा, स्पाइक प्रोटीन बनेंगे। तब आपका इम्यून सिस्टम इस स्पाइक प्रोटीन को पहचानेगा, उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर देगा। अभी तक जितने वैक्सीन बनाए गए थे वो डीएनए वैक्सीन नहीं थे, आप लोगों ने ले तो लिया है लेकिन पता नहीं कुछ भी। सभी वैक्सीन बच्चा, कोविशील्ड हो, एस्ट्राजेनिका हो, हाँ कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है ना, तो ये सब है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है आपका, वो बच्चा आरएनए बेस्ड है, आरएनए डायरेक्टली डाला गया, आरएनए जाएगा, राइबोसोम से जुड़ेगा और ये स्पाइक प्रोटीन बन देगा। स्पाइक प्रोटीन को पहचाना जाएगा और उसके अगेंस्ट में क्या बनेगा, इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। बेटर कौन है, डीएनए। सर क्यों,
आरएनए हाईली अनस्टेबल है, इसे डर है कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड में गया और अनस्टेबल हो गया तो तुम्हारे अंदर वैक्सीन काम नहीं करेगा, तो बेटर वैक्सीन डीएनए वैक्सीन को माना जाता है। ये आपके बायोटेक चैप्टर में लिखा है, लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग की बायोटेक हेल्प से वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है। तो चलो, तो मेरे से बायोटेक से बच्चा 6 से 7 क्वेश्चन तो बनने ही वाले, और वो पीबीआर 322 का स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाइएगा कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है। इंजर्शन इनएक्टिवेशन क्या होता है, जीन इंसर्ट हुआ तो वो पार्ट इनएक्टिव हो गया, इंजर्शन इनएक्टिवेशन। ब्लू वाला जो बैक्टीरिया बनेगा वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा, व्हाइट वाला जो बनेगा वो रिकॉम्बिनेंट होगा। बच्चा थोड़ा गड़बड़ कर, ओ ब्लू है कलर अच्छा दिख रहा है यानी रिकॉम्बिनेंट होगा, ओ व्हाइट है तो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा। नहीं, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा वहां पर कौन से जीन विन डाला गया है। फिर क्लोनिंग वेक्टर बनने के गुण क्या है, ओआरई होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, ये सब चीजें याद रखिएगा। तो मेरे विषय सेकंड चैप्टर बहुत आसान है, बायोटेक का बहुत ही आसान है सेकंड चैप्टर ना। याद रखिएगा बीटी कॉटन का क्या कॉन्सेप्ट था, क्राइजीन वाला ना। याद रखिएगा क्राइजीन को अगर लिखना है, अगर स्मॉल सी से लिखा बच्चा, स्मॉल सी पहला लेटर स्मॉल है, इसका मतलब वो जीन को लिखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कैपिटल सी से लिखा क्राई तो यानी वो क्राई प्रोटीन की बातें कर रहे हैं। ये तुम्हारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन था, बड़ा लोगों को कंफ्यूजन हुआ, फिर से बोल देता हूं। क्राई लिखा है, स्मॉल सी लिखा है तो वो जीन क्राई जीन हो गया, क्राई जीन से क्राई प्रोटीन बनेगा, तो कैसे पहचानेंगे, तो कैपिटल सी से लिखा है तो वो मान लेना वो टॉक्सिन प्रोटीन है, ठीक है। तो बीटी कॉटन हम लोग बनाया है, बीटी राइस भी बनाया, लेकिन हम उसे अलाउड नहीं करते। जो ह्यूमन एडिबल जिसे हम खाएंगे वो अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए, इसके लिए इंडिया में काम करती जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछा जाता है, काम पूछा जाता है, अप्रूवल देना, ठीक है। क्योंकि रिसर्च कर रहे क्या गड़बड़ है, क्या अच्छाई है, बहुत सारा गड़बड़ हो सकता है, इसलिए हमने एक कमेटी डेवलप कर दिया। चल, इसके अलावा और आप एकदम सिलसिलेवार आप याद रखिएगा ना, गोल्डन राइस की कहानी कि हमने राइस प्लांट में डाला, किस लिए डाला, जिसे विटामिन ए रिच हो जाए, गोल्डन राइस की कहानी याद रखिएगा। फिर इसी तरह से जो निमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट बनाया था, आरएनए इंटरफेरेंस की कहानी, वो अच्छे से याद रखिएगा कि हमने बाहर से कुछ जीन डाले जिससे कि वो ऐसा आरएनए बनाया ना, सेंस स्ट्रैंड एंटी सेंस दोनों आपस में जुड़ गए, डबल स्ट्रैंडेड बन गया, उसी से आरएनए आई बना। सिंपल भाषा में बता रहा हूं, उसी से बच्चा आरएनए आई बना। ये आरएनए आई जो होस्ट एक पैरासाइट है उसके आरएनए को डिग्रेड कर देगा, उसके आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, तो वो आरएनए अगर टूट गया तो उसका एक्सप्रेशन होगा नहीं, वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो याद रखिएगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ पास और कौन सा था, जीन थेरेपी, वही 4 साल की जो बच्ची थी 1990s में, उसके अंदर कैसे किया गया था, 3 पॉसिबिलिटी थी। डायरेक्टली हार्मोन डाल सकते थे, एक पॉसिबिलिटी थी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था कि हम बोन मैरो उसके अंदर डाल सकते थे। तीसरा, हमने दोनों पॉसिबिलिटी को निगलेक्ट कर दिया ना, हमने तीसरा क्या किया, उसके अंदर से WBC को निकाला और उसके अंदर में अच्छे वाले जीन को डाल दिए, फ्लास्क में ग्रो किया और वापस उस बच्ची के अंदर डाला। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ये टेम्पररी सॉल्यूशन था ना। क्यों होता था, एडीए एडिनोसाइन डियामिनेज की कमी से। इसे बीमारी का नाम स्किड है, लेकिन आपको जानने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में गिवे नहीं। चलो, परमानेंट उपाय क्या था कि मेरा एक नॉर्मल इंसान का ले लीजिए, बोन मैरो से वो जीन ले लीजिए और एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दीजिए, तो बच्चे हमेशा के लिए ठीक हो सकते थे, लेकिन वो अभी अलाउड नहीं है, तो हमारे पास परमानेंट उपाय नहीं है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में दे रखा होगा होमोलिन की कहानी। ह्यूमन इंसुलिन सबसे पहली बार किसने बनाया, तो वो याद रखना है, इली लिली नाम की कंपनी ने। चेन में क्या होते, ए चेन, बी चेन, सी पेप्टाइड, ये बेटा प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव है। हम सी पेप्टाइड को हटाएंगे तो ये बनेगा बेटा एक्टिव इंसुलिन ना। इसमें होंगे 21 अमीनो एसिड, इसमें होगा बेटा 30, कुछ याद आ रहा है, इधर शायद बेटा 33 थे, टोटल 84 होते थे शायद, बाद में केवल 51 बचते थे ना। मेन चैलेंज क्या था, मेन चैलेंज क्या था, चैलेंज यही था कि सी पेप्टाइड को कैसे हटाया जाए। तो इली लिली नाम की कंपनी ने क्या की, 2 अलग अलग बैक्टीरिया में ए चेन डाल दिया, एक में बेटा बी चेन वाला जीन डाल दिया, ए से ए चेन बन गए, बी से बी चेन बन गया, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया, प्रॉब्लम सॉल्व किया। पहले क्या करते थे, एक ही जीन डाल देते थे, तो उससे क्या बनता था, प्रो इंसुलिन बनता था, फिर सी पेप्टाइड भी रह जाता था, हटाते कैसे, तो द मेन चैलेंज एनसीईआरटी का लाइन है, अच्छे से याद रखिएगा, बाकी चीज तो हो जाएगी।
चलो ठीक है। उसके अलावा एनसीईआरटी में और कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है? तो आप फंसोगे कहां पास? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में। तो आपको बस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे बीमारी पता कर, अर्ली डिटेक्शन। कोरोना होगा तो तुम मरने के बाद तो कोई भी पता कर लेगा, अरे पहले ही दिन पता कर ले तो हम इलाज कर सकते हैं ना, तुम्हें अलग कर सकते हैं भीड़ से। तो यहाँ पास एलाइजा एक टेस्ट है, केवल फुल फॉर्म याद रखिएगा, और याद रखिएगा एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड है, खत्म। इसके अलावा मत याद रखिए, फुल फॉर्म और एंटीजन एंटीबॉडी पे टेस्ट बेस्ड है। दूसरा बच्चा पीसीआर, तुम्हारे अंदर में अगर कोई भी बच्चा पैथोजन होगा तो हम अगर उसे पीसीआर में ग्रो करें तो उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, उसके बिलियंस कॉपीज बन जाएगी, तो पॉजिटिव रिजल्ट हो गया, तुम्हारे अंदर कोरोना वायरस नहीं है, मैंने पीसीआर किया, बिलियन कॉपीज नहीं बने, नेगेटिव टेस्ट आ गया। तो हम एम्प्लीफिकेशन के थ्रू पता कर सकते हैं। ये बेटा कैंसर वैंसर तक हम लोग पता कर सकते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर में हम लोग हेल्प कर सकते हैं इसको। इसी तरह से तीसरा दे रखा है प्रोब, याद करो, प्रोब के थ्रू एनसीईआरटी में देखना, वहां पर प्रोब दिया है कि हमने तुम्हारे अंदर में बच्चा, मान लो इंसुलिन जीन है ना, इंसुलिन जीन है, वो बच्चा नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल वाला है। तो हमने क्या किया, प्रोब डाला, तो प्रोब जाकर के कॉम्प्लीमेंट्री था, दोनों बाइंड कर गए प्लेट पे बच्चा। यहाँ पर हमने ऑटो रेडियोग्राफी किया, प्लेट बनाया, प्लेट पे क्या गया, पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दिया। लेकिन मान लो बच्चा तुम्हारे अंदर में जो कोरोना इंसुलिन जीन है वो म्यूटेट हो गया, खराब हो गया, देखो मान लो म्यूटेशन हो गया, उसके अंदर चेंजेस आ गए, खराबी हो गई। अब तुम जैसे ही प्रोब डालोगे बच्चा, तो क्या प्रोब उसे पहचानेगा? प्रोब नहीं पहचानेगा। क्यों नहीं पहचानेगा? क्योंकि प्रोब तो ओरिजिनल वाले के, नॉर्मल वाले के कॉम्प्लीमेंट्री था। अब ये नॉर्मल तुम्हारा जीन नहीं है ना, तो उसके साथ बाइंड नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन बेटा नहीं होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, प्रोब जाके बाइंड नहीं करेगा, प्रोब तो यहां से निकल गया, वो बाइंड ही नहीं किया। अब हम लोग एक्सरे जब प्लेट रखेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी किया, तो यहाँ बच्चा कोई रेडियो एक्टिव नहीं है, कोई प्रोब नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि सामने वाला म्यूटेट कर गया था, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया नेगेटिव। हम पता कर सकते हैं जीन म्यूटेटेड है, नॉर्मल है, हम पता कर सकते हैं इस प्रोब के थ्रू। ऑटो रेडियोग्राफी, जिसे एनसीईआरटी ने कहा है ऑटो रेडियोग्राफी, बस कर लीजिएगा, यही तो है, ठीक है। इसके अलावा कि हम ट्रांसजेनिक का क्या यूज करेंगे, तो डिजीज को, आजकल तो ये सब तो आपको आता ही है कि डिजीज को हमें रिसर्च करना है, फिर आपको वहां पर पूछा जाएगा रोजी काउ के बारे में, ये भी डेटा भी पूछा जाएगा, 1 लीटर में कितने ग्राम बनाए, इम्फाइसेमा को ठीक करने के लिए अल्फा 1 ट्रिप्सिन करके कुछ बनाया ना, फिर हमने वुमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन रिच, वही रोजी काउ का फॉर्मेशन किया गया। तो ये बच्चा सिंपल सा है। बाद में आएगा बच्चा बायो इथिक्स, क्या हम ये सब कर रहे हैं किसी इंसान पे तो रिसर्च नहीं होगा, प्लांट पे हम रिसर्च कर रहे हैं बच्चा, क्या ये सही है? हम चूहे पे रिसर्च कर रहे हैं, चूहा मर रहा है, उसका जीन चेंज हो रहा है, क्या बच्चा ये तुम्हें खराब नहीं लगता? किसी एनिमल्स के अंदर में जीन डाल रहे, उसका जीनोम जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जा रहा है ना, ये नेचुरल तो नहीं है ना, तो ये तुम्हें खराब लगता है ना, इसी को कहते हैं बायो इथिक्स। तो कहीं ना कहीं पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा, एक लिमिट हो, इतना तक ही रिसर्च हो, उसके बियॉन्ड अगर जाइएगा तो हमें ही नुकसान हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए एक रुकावट लगाना जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए जीएएसी तैयार किया, जो बेटा अप्रूवल देगी, बस इतना ही रिसर्च अलाउड है। जैसे ह्यूमन बीइंग में आप इम्ब्रियो पे काम नहीं कर सकते, इतना आपको दे दिया गया, चूहे पे कीजिए, लेकिन चूहे में ये तो गलत है ना, चूहे के अंदर में आप एक्सपेरिमेंट करके क्या कर रहे हैं, उसके साथ में लाखों चूहे मर रहे हैं इसके। जैसे कि एक साइंटिस्ट ने, चाइना वाले साइंटिस्ट ने ऐसा जीन डाल दिया, कान बन गया चूहे के ऊपर में, ह्यूमन कान बन गया, पिन्ना काट करके लगा दिया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने बोला ये तो गलत चीज है, ये तो गलत चीज है, हम किसी का गलत बेनिफिट ले रहे हैं। यही बस एक वर्ड आ जाएगा आपको, बायो पेटेंट, बायो पायरेसी। आप बच्चा कुछ नया चीज बना, तो मान लो आपने बल्ब बनाया, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी का जलता है, कितना इनोवेटिव, बिना बेटा इलेक्ट्रिसिटी का जल रहा है, इनोवेटिव काम है, ये तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसा आपने कुछ बनाया, केमिकल डाला, और बेटा ये बोल रहा कि नहीं 1 साल तक ये जलते रहेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं, इनोवेटिव आइडिया है, तो गवर्नमेंट उसको पेटेंट कर देगी, इसका कोई दूसरा मिस यूज ना करे, तुम्हारे फार्मूला को कोई दूसरा चोरी ना कर ले, आपके फार्मूला को कोई चोरी ना करे, तो आपके नाम पे बच्चा पेटेंट कर दिया जाएगा। इसी तरह से कोई बायोलॉजिकल और चीजें, आपने वैक्सीन बनाया, जैसे कल बनाया कोई नया वैक्सीन, उसने अपने नाम का पेटेंट करा लिया, इसका फर्दर कोई यूज ना करे, इसी को हम बायो पेटेंट कहते हैं, इसी को हम लोग बायो पेटेंट कहते हैं। लेकिन इसी का गड़बड़ी दूसरे लोग उठा लेते हैं,
इसी का गड़बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, अमेरिका, लंदन वाले लोग, जहां बच्चा डाइवर्सिटी जीरो है, लड्डू है, कुछ नया चीज नहीं है, वो इंडिया आते हैं, इंडिया में बेटा हल्दी ढूंढते हैं, इंडिया में बेटा नीम ढूंढते हैं, इंडिया में वो बासमती राइस ढूंढते हैं, नया नया चीज ढूंढते हैं, और यहाँ ले जाकर के बच्चा यहीं के प्रोडक्ट को ले जाके थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। न तो चोर इतने बड़े चोर है कि मॉडिफाई भी नहीं करते, और बोलते हैं कि देखिए ना हमने लार्ज स्केल में कल्टीवेशन किया है, और मुझे डर लग रहा है कि इंडिया वाले इस पे पेटेंट ना करा ले, तो मेरे नाम का पेटेंट कर दीजिए, और अमेरिका वाले उसका पेटेंट भी दे दिया, हमारा माल, और उन्होंने बच्चा पेटेंट करा लिया, क्योंकि पेटेंट में क्या था कि भाई गलत यूज ना हो, ये तो बेटा उसी का उल्टा कर दिया। हाँ, वो हमें बोल रहे लेकिन हमारा इंडिया वाला चोरी कर सकता है, तो मेरे नाम पे पेटेंट कर दिए, बासमती राइस हम बहुत मेहनत से बनाए, चोर चोट्टा लोग, ठीक है, तो उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया, ठीक है, तो ये गलती है, यही बेटा बायोपायरेसी। इसलिए इंडिया ने एक अमेंडमेंट लाया, बदलाव लाया अपने संविधान में, हाँ, एनसीईआरटी में लिखा है, अमेंडमेंट किया कि भैया चोरी चमारी नहीं चलेगा, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट है, तुम मॉडिफाई करके बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट हो गया, तो ये बच्चा इंडिया ने अपने रिसोर्सेस को बाहर जाने से रोकने के लिए, दूसरे को पेटेंट मिलने के लिए, पेटेंट मिल गया तो वही बेचेगा, इंडिया वाले भी खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, हमारा माल हम ही को पैसा देना पड़े, तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया, ठीक है। तो मेरे से इतना इनफ है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं एक दो सीरीज और बना दूंगा, जिसमें इकोलॉजी थोड़ा सा कर दूंगा और प्लांट फिजियोलॉजी का कर दूंगा, तो मुझे बताइएगा तो मैं कर दूंगा, शायद लंबा थोड़ा बोरिंग लेक्चर हो गया, ठीक है। तो आप लोग बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।